नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। नया वर्ष आपके लिए बहुत सुखद वाला रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। ऐसी मैंने कामना 31 दिसंबर 2023 को भी की थी। तो आज हम 3 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र मिलकर संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हूबहू चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। हमारे इस चर्चा की, इस ऑनलाइन चर्चा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जिस दिन चर्चा हुई संविधान सभा में, उसी दिन हम कोशिश करते हैं कि उसी दिन हम भी चर्चा करें। तो 3 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 3 जनवरी 2024 को होने जा रही है। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। और बिल्कुल मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे वो सपने जो आपने संजोए हैं वो पूरे हो, और बिल्कुल पूरे होंगे। और इसमें ईश्वर की कृपा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ईश्वर की कृपा आती कहाँ से है? ईश्वर की कृपा आती है आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति कितने प्रतिबद्ध है, उसके प्रति आप कितने गंभीर हैं, उनके प्रति आप कितना समर्पण का भाव रखे हुए हैं, उसके प्रति आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने चरित्रवान हैं। इन सब से मिलकर आती है ईश्वर की कृपा। तो बिल्कुल ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इस कामना के साथ YouTube और Zoom के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और हम तुरंत अपनी चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। संविधान सभा में 3 जनवरी 1949 को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट और संविधान का मसौदा जो कि चल ही रहा है उस पर हमारी चर्चा चल रही है। आर्टिकल 66 और 67। दोस्तों, मैंने इस मंच से कई बार आपको बताया कि 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का जब 7वां सत्र शुरू हुआ था, उस सत्र में शुरुआत के दिनों में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान का मसौदा रखा था। फिर एक एक करके अनुच्छेद पर चर्चा हुई, 1, 2, 3, 4, इस तरह से विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा हुई। हमने भाग 3 पर चर्चा की, मौलिक अधिकार की। हमने भाग 4 पर चर्चा की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। और अभी फिलहाल भाग 5 चल रहा है। आज हम क्या क्या मुद्दे टच करने वाले। एक तो टेक्निकल टीम इसको देखे, मुझे यूट्यूब वालों के मैसेज नजर नहीं आ रहे, यूट्यूब के मेरे साथियों के मैसेज नजर नहीं आ रहे, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। आज हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संसद, कोई सदस्य आएगा जो ये कहेगा कि संसद में एक ही सदन होना चाहिए, राज्यसभा होनी ही नहीं चाहिए। कोई आएगा वो कहेगा कि राज्यसभा जो है उसमें जो मनोनीत सदस्य है वो कौन कौन से फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। कोई कहेगा इतिहास के एक्सपर्ट होने चाहिए, कोई कहेगा संस्कृति के एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई कहेगा कानून का एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई कहेगा दर्शन का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार का भी प्रस्ताव आएगा। कोई कहेगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा कि जो भावी संसद है उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। तो इस प्रकार के खूब सारे संशोधन आज आने वाले हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब उसका जवाब देने वाले हैं। तो मेरे जो मित्र कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा मित्रों को आवाज की व्यवस्था कीजिए। हाँ, यूट्यूब वालों को तो आ रही है, जूम वाले ऐसे कुछ मित्र कह रहे हैं। एक बार जूम वाले जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है ना आपको? ओके, हरमन भाई ने कह दिया, इसका मतलब आवाज आ रही है। ठीक है, तो फिर अब चर्चा, यस, आशीष कह रहे हैं क्लियर है। तो 3 जनवरी 1949 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर चर्चा 3 जनवरी 2024 को करने जा रहे हैं। देखिए, 3 जनवरी 1949, उस दिन वहां पर सोमवार था। हमारे यहां पर सोमवार नहीं, उस दिन वहां सोमवार था। उपाध्यक्ष की सीट पर अभी भी HC मुखर्जी साहब, अध्यक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीमार है, अस्वस्थ है, इसलिए संविधान सभा की वो अध्यक्षता नहीं कर पा रहे हैं। तो HC मुखर्जी ही उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे हैं। अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने दोस्तों आपको इस मंच से कई बार कहा कि जिस आर्टिकल की हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा के संदर्भ में, वो आज का आर्टिकल नहीं है। आज का आर्टिकल 66 आप जानते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, उनका निर्वाचन इत्यादि से संबंधित है। हम आर्टिकल 66 उस दौरान क्या था, मसौदा संविधान का क्या था, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, सभा का ये कार्य
आरंभ करने से पूर्व मैं सदस्यों से कहूंगा और मुझे इसका पक्का विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे कि सब लोग 1 मिनट खामोश खड़े होकर परम पिता परमात्मा के प्रति, जो सभी प्राणियों और शक्तियों का मूल आधार है और जिसकी उपासना हम सभी अपने अपने तरीकों से करते हैं, उसके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि अंतोगत्वा जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम हो गया। दोस्तों, आप जानते हैं 1947 में भारत जैसे ही आजाद हुआ 15 अगस्त को, भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान नाम का एक देश, नया देश भी बना। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया था अक्टूबर 1947 में। वो जो हमला हुआ उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध काफी लंबे समय तक चला। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। उसी की घोषणा जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कर रहे हैं संविधान सभा में, कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में आखिर में जाकर युद्ध विराम हो गया। और सभी सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़े होकर इस बारे में ईश्वर को धन्यवाद दे। सभा 1 मिनट तक नीरव खड़ी रही। आप सबको धन्यवाद, ऐसा कहा। और इसके बाद में आर्टिकल 66 पर चर्चा प्रारंभ होती है और संशोधन जो है, लोकनाथ मिश्र जो कि उड़ीसा के हैं, लोकनाथ मिश्र 3 जनवरी को अपनी चर्चा के दौरान पहला जो संशोधन 3 जनवरी का है वो लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हमारी जो संसद है उस संसद के 2 हाउस है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। लोकनाथ मिश्र क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अनुच्छेद 66 में एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स शब्द निकाल दिए जाए। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 66 में जो लिखा हुआ है कि संसद के 2 हाउस होंगे, इसका एक का नाम हाउस ऑफ द पीपल होगा और दूसरे का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा होगा। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है, ये शब्द निकाल दिया जाए। लोकनाथ मिश्र ये कह रहे हैं राज्यसभा शब्द निकाल दिया जाए, संसद एक सदनीय होनी चाहिए। 3 जनवरी 1949 को संविधान सभा की शुरुआत में ही लोकनाथ मिश्र ऐसा संशोधन रखते हैं। वो कह रहे हैं देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ द पीपल। भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति होंगे और लोकसभा होगी। राज्यसभा जैसी शब्दावली हटा दी जाए, लोकनाथ मिश्र ने कहा था। मेरे यूट्यूब के जो साथी है और जूम के जो साथी है, बड़ा ध्यान से सुनिए। ऐसे प्रश्न आएंगे कि हमारी संविधान सभा में किस सदस्य ने राज्यसभा को समाप्त करने का सुझाव, राज्यसभा को समाप्त करने का संशोधन रखा? आंसर होगा लोकनाथ मिश्र। अब इसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे हैं, देखिए जरा। इसका नतीजा ये होगा कि संसद में राज्यसभा नाम का कोई दूसरा हाउस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तर्क देखिए। मेरा निवेदन है श्रीमान कि सिद्धांत में दूसरे सदन के विरुद्ध हूं, किंतु आज देशवासियों की जो मनोदशा है तथा संविधान में दूसरे सदन की रचना के लिए जो व्यवस्था रखी गई है, इसको देखते हुए मैं तो नहीं समझता हूं कि दूसरे सदन की कोई आवश्यकता है और न ही मैं ये समझता हूं कि दूसरा सदन हमारे लिए कुछ उपयोगी होगा। जहां तक मैंने संविधान का तथा वैधानिक नजीरों का अध्ययन किया है, मैं तो यही समझता हूं कि आजकल प्राय सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दूसरे सदन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लोकनाथ मिश्र अपना संशोधन रखने के बाद अपने संशोधन के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के कई सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, वैधानिक नजीरों को देखा है और कहीं पर भी दूसरा सदन नहीं है, इसलिए हमारे यहां पर भी दूसरा सदन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे सदन के रखने के पक्ष में एकमात्र दलील जो आजकल आमतौर पर पेश की जाती है वह यह है कि लोकसभा के फैसलों पर इसका हित कर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में अधिकतर आम जनता के प्रतिनिधि आते हैं और आजकल जनता बड़ी अधीर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक दूसरे सदन की रचना प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता है और हम एक ऐसी व्यवस्था को नहीं अपनाते हैं जो शुद्धतः भारत की गहन एवं सर्वांगीण दृष्टि मूलक संस्कृति पर आधारित हो, भारतीय भावना और प्रवृत्ति पर आधारित हो, जो प्रशांति कर प्रभाव पैदा करने वाली हमारी परंपराओं के आधार पर निर्मित हो, तब तक खाली एक दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। हमारे लोकसभा से काम चल सकता है, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी अपना तर्क देते हुए कहते हैं। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए।
थोड़ी देर बाद में देखेंगे, क्योंकि कई बार मेरे मित्र मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, सर राज्यसभा की क्या उपयोगिता है। राज्यसभा की क्या उपयोगिता है यह जानना है तो 3 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो बहस हुई, शुरुआती जो बहस हुई, उसी में आपको मालूम पड़ जाएगा। जहां एक और लोकनाथ मिश्र दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा नहीं चाहते हैं, वो संसद में केवल एक ही सदन चाहते हैं जिसका नाम हाउस ऑफ द पीपल होगा। अभी कुछ लोग और आएंगे, वो राज्यसभा की उपयोगिता क्या है उस पर प्रकाश डालेंगे और मुझे लगता है कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में बेगम अयाज रसूल का नाम पुकारा जाता है। बेगम अयाज रसूल भी एक संशोधन लेकर आती है। मित्रों, आप लोग जानते हैं बेगम अयाज रसूल संविधान सभा में 15 महिलाओं में से एक सदस्य है। आप ये भी जानते हैं कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम सदस्य बेगम अयाज रसूल है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बेगम अयाज रसूल मुस्लिम लीग से संविधान सभा की सदस्य थी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए बेगम अयाज रसूल हॉकी की जबरदस्त प्लेयर हुआ करती थी, बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करती थी। बेगम अयाज रसूल आज एक संशोधन लेके आ रही है। वो कह रही है कि हमारी जो भावी संसद है उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। बेगम अयाज रसूल ने यह संशोधन रखा था, ये सुझाव नहीं है, ये संशोधन है। बेगम अयाज रसूल का संशोधन मैं आपके सामने रख रहा हूं। यूट्यूब के मेरे जो साथी है बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए, यह बेगम अयाज रसूल ने कहा। इंग्लिश में जरा देख लीजिएगा। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच, शब्दों की जगह पर यह लिख दो, द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन शैल बी कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे शब्द लिख दो। वो कह रहे हैं कि जहां ये लिखा हुआ भारत के लिए एक संसद होगी, उसकी जगह पर ये लिख दो कि भारत संघ की जो संसद होगी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। ऐसा बेगम अयाज रसूल कह रही है। इसके पीछे तर्क क्या है जरा देखिएगा। वो कह रही है कि मेरा जो संशोधन अगर स्वीकार कर दिया तो इस तरह से हो जाएगा कि भारत की जो संसद होगी उसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा और इस संसद के 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। ऐसा बेगम अयाज रसूल कह रही है। तर्क क्या है? यह संशोधन रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि पार्लियामेंट शब्द के बदले एक ऐसा नाम रखा जाए जो हमारे देश और दुनिया को उस संगठन के नाम का संकेत दे सके जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात और संचालन किया। बेगम अयाज रसूल कह रही है कि मैं संसद का नाम कांग्रेस रखना इसलिए चाहती हूं क्योंकि जिस दल के नेतृत्व में देश ने स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया और जिसके नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, उसका नाम होना चाहिए संसद का। ऐसा बेगम अयाज रसूल कह रही है। वो कह रही है यदि पार्लियामेंट शब्द की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द रखे जाते हैं तो इससे यह होगा कि कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम को हम सदा के लिए देश की स्मृति में प्रतिष्ठित कर देंगे। इससे यह भी होगा कि कांग्रेस को हम गिरने से बचा लेंगे, क्योंकि प्राय यही होता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल कालांतर में चलकर जरूर गिर जाया करते हैं। इससे यह भी होगा कि भारतीय जनसमाज कांग्रेस के जादू से मुक्त हो जाएगा और वह सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, क्योंकि अन्यथा कांग्रेस का नाम उनकी भावनाओं पर अनुचित प्रभाव डालेगा। ऐसा करना हमारे लिए इस कारण से और भी आवश्यक है कि कांग्रेस अतीत में विशेषतः एक आंदोलन के रूप में थी, न कि एक दल के रूप में। अरे गजब की बात उन्होंने कही है बेगम अयाज रसूल ने। देखिए, बेगम अयाज रसूल मुस्लिम लीग से थी, कांग्रेस के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। वो कह रही कि कांग्रेस का नाम हम चाहते हैं कि लोगों की स्मृतियों में रहे, नहीं तो वो स्मृतियों से चला जाएगा समय के साथ, जैसा कि हर राजनीतिक दल के साथ होता है। फिर वो कह रही है कि अगर कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में आगे काम करता रहा तो लोग उसके दबाव में रहेंगे, उसके प्रेशर में रहेंगे, अरे इनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, इनको वोट दे या नहीं दे। तो इसलिए कांग्रेस का नाम यहां से हटा दो और संसद का नाम ही कांग्रेस रख दो। ऐसा लोकनाथ मिश्र ने संविधान सभा में ऐसा बेगम अयाज रसूल ने संविधान सभा में 3 जनवरी 1949 को कहा था। तो उनके जो तर्क है उसको भी आप देख लीजिए। वो इसके साथ साथ में ये भी कहती है कि कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान रहा है। फिर वो कह रहे हैं स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र के हृदय में जो एक तीव्र लालसा थी, कांग्रेस उसका प्रतीक थी और त्याग तथा कष्ट की और जनता को सदा आकृष्ट करती थी, किंतु कांग्रेस आज केवल एक दल के रूप में बदल गई है, जिससे कि हो सकता है कि राजनीतिक मंचलों और सफल चोर बाजारों के लिए एक सुंदर आखेट स्थल बन जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है एक राजनीतिक दल बन गया है, इसलिए अब कांग्रेस को यहां से हटाकर संसद का नाम कांग्रेस रख दो, क्योंकि कांग्रेस, आगे वो कह रही है, क्योंकि कांग्रेस आज
केवल एक दल के रूप में बदल गया है। हो सकता है कि राजनीतिक मंचलों और सफल चोर बाजारों के लिए यह एक सुंदर आखेट स्थल बन जाए। बेगम अयाज रसूल ने इस प्रकार के तर्क दिए। फिर वो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि हम संसद का नाम कांग्रेस रखें। वो उदाहरण देती है कि अमेरिका में भी संसद को कांग्रेस ही कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, वो नाम पुकारते हैं प्रोफेसर के.टी. शाह का। प्रोफेसर के.टी. शाह आ गए हैं वापस। 2 दिन का ब्रेक, इसके बाद में प्रोफेसर के.टी. शाह वापस। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, बिहार से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रोफेसर के.टी. शाह संविधान सभा में सबसे ज्यादा संशोधन रखने वाले व्यक्ति है। संशोधन उनके स्वीकार है या नहीं होते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मेरे संशोधन कितने स्वीकार किए जाए, इससे मेरी सफलता का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मेरे संशोधन रख देने के बाद संविधान सभा में उसके ऊपर जो विचार विमर्श होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर के.टी. शाह जैसे व्यक्ति अगर संविधान सभा में नहीं होते तो हमें इतना डिस्कशन, इतना विचार विमर्श करने का अवसर नहीं मिलता। जबरदस्त योगदान है प्रोफेसर के.टी. शाह का संविधान के निर्माण में। भले ही उनके संशोधन स्वीकार नहीं किए जाए, लेकिन उनके संशोधन स्वीकार ना किए जाए, इसके पक्ष में जब तर्क दिए गए, वो तर्क ही हमारे संविधान की व्याख्या करने में हमारी मदद करता है, हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मदद करता है। इसलिए प्रोफेसर के.टी. शाह का गजब का योगदान है संविधान के निर्माण में। प्रोफेसर के.टी. शाह आज तर्क दे रहे हैं, तर्क नहीं दे रहे हैं, उससे पहले वो संशोधन लेकर आ रहे हैं। संशोधन लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में जो आपने लिखा कि संसद के 2 हाउस होंगे और राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। आप जानते हैं मेरे हिसाब से भारतीय संविधान का आज का आर्टिकल 79 यही कहता है कि हमारी पार्लियामेंट, उसमें हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स और होते हैं राष्ट्रपति। प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन रख रहे हैं कि राष्ट्रपति को यहां से हटा दिया जाए। वो कहते हैं कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आगे कहते हैं कि जब हम राष्ट्रपति को किसी प्रकार की पावर दे ही नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में यहां लिखने की क्या आवश्यकता है। आप अगर नकल कर रहे हो इंग्लैंड के संविधान की, कि अगर इंग्लैंड के संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो वो फिर कहते हैं कि इंग्लैंड के राजा की ताकत अलग है और भारत के राष्ट्रपति की ताकत तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जैसे पद का उल्लेख करने की कहां आवश्यकता है। याद कीजिएगा मित्रों, मैंने आप लोगों को पहले यह भी बताया था कि प्रोफेसर के.टी. शाह एक बार यह भी संशोधन लेकर आए थे कि प्रधानमंत्री पद का भी उल्लेख संविधान में नहीं होना चाहिए। याद है आपको आशीष भाई? यस, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो क्या कह रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, एज इट इज सुनिएगा, द प्रेसिडेंट शब्द यहां से हटा दिया जाए, ये इनका संशोधन है। और अगर हटा दिया जाएगा तो आर्टिकल क्या बनेगा, जरा देखिएगा। There shall be a parliament for the union which shall consist of 2 houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People. राष्ट्रपति इस अनुच्छेद से हटा दिया जाए, ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं। तर्क देखिए जरा। इस संशोधन को उपस्थित करते हुए मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस खंड का जो वर्तमान स्वरूप है वो मेरी राय में ब्रिटिश पद्धति की नकल है और अनावश्यक नकल है। ब्रिटेन में सम्राट, समुची शासन व्यवस्था, समस्त संविधान और खास करके वहां की पार्लियामेंट का आवश्यक अंग समझा जाता है। वहां जो भी कानून बनाए जाते हैं उसके संदर्भ में यही कहा जाता है कि वे परम महिमा मंडित सम्राट द्वारा दोनों सदनों के परामर्श और सहमति से बनाए गए हैं। लेकिन इंग्लैंड का अलग सिस्टम है, भारत का सिस्टम अलग है, ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में सम्राट बहुत ताकतवर है, जबकि भारत में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से ताकतवर नहीं है। तो जब राष्ट्रपति ताकतवर नहीं है तो आप संविधान में क्यों जोड़ रहे? यूट्यूब के साथी बहुत ध्यान से सुने इस बात को। पहला प्रस्ताव आया लोकनाथ मिश्र द्वारा, वो कह रहे हैं राज्यसभा होनी नहीं चाहिए। दूसरा प्रस्ताव आया बेगम अयाज रसूल द्वारा, जो कह रहे हैं कि संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव आ रहा है प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा, वो कह रहे हैं कि संसद का अंग राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति शब्द ही यहां से हटा लिया जाए। आज के दिन के पहले तीनों संशोधन एक से बढ़कर एक है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन सब इस बात को ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। चलिए, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने देश के संविधान के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, जैसे इंग्लैंड में है। वो कह रहे हैं
और ना हमें अपने संविधान में इसकी नकल करनी चाहिए। द किंग इन पार्लियामेंट की जो पद्धति वहां बरती जाती है वह न केवल परंपरा पर आधारित है बल्कि इसका एक ठोस वैधानिक आधार है जिस पर वह स्थित है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में प्रोग्रेटिव पावर्स को ही लीजिए जिसका प्रयोग सम्राट करता है। भारत में इस प्रकार की प्रोग्रेटिव पावर्स भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं रहने वाली है। तो जब नहीं रहने वाली है तो राष्ट्रपति को आप संविधान में उल्लेखित क्यों कर रहे हैं यहां पर? इसलिए संसद का अनिवार्य अंग मत बनाइए। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति केवल प्रतीक मात्र रहेगा जो प्रत्येक मामले में और प्रत्येक अवस्था में अपनी मंत्रियों की राय से काम करेगा। उसका अपना अधिकार कुछ नहीं होगा और वह केवल शोभा के लिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर अपने संविधान में राष्ट्रपति की यही स्थिति प्राप्त है जैसा कि मैंने अभी बताया, तो मैं नहीं सोचता हूं कि राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत संसद का भाग बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति को लाना और उसे अपनी संसद का आवश्यक अंग बनाना सर्वथा असंगत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर केटी सा कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन शब्दों को निकाल देना चाहिए। मेरा ये एक पुराना सुझाव था, इसके लिए मैंने एक संशोधन भी रखा था कि शासन संबंधी और न्याय संबंधी जो शक्तियां उसको पृथक पृथक कर दिया जाए और उन्हें किसी एक अधिकारी या निकाय में सन्निहित नहीं किया जाए। कहीं सभा ये ना समझ बैठे कि ये संशोधन भी मैं अपने उसे पुरानी विचार से प्रभावित होकर उपस्थित कर रहा हूं। मैं इस सभा को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अब मेरा विचार ये नहीं रह गया है और प्रस्तुत संशोधन पर उस विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं सर अनंत श्यामनम अयंगर साहब। अनंत श्यामनम अयंगर साहब आप जानते हैं, एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब हमारे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी बनाए गए। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। गजब के आज तर्क देने वाले ये जो तीनों संशोधन अभी जो रखे गए इनके बारे में जवाब अनंत श्यामनम अयंगर दे रहे हैं। जरा देखिए क्या है। वो कह रहे हैं प्रोफेसर संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच वी कामत साहब कह रहे हैं कि जितने संशोधन आने थे वो आ गए हैं, अब संविधान सभा के लिए ओपन है कि इस पर अपने विचार व्यक्त करें। तो संविधान सभा के सदस्य पहले एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मुझे खेद है कि जो भी संशोधन उपस्थित किए गए मैं उनके विरुद्ध हूं। इन संशोधनों का संबंध तीन बातों से है। पहला संशोधन जो सभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है कि संसद का केवल एक ही अंग होना चाहिए, लोकसभा। वो कह रहे हैं कि संशोधन पेश करने वाले साहब ऊपर वाला सदन नहीं चाहते हैं, यानी राज्यसभा नहीं चाहते, ऐसा लोकनाथ मिश्र ने संशोधन रखा था। ये सभी जानते हैं कि आज हमारे देशवासियों में प्रबल उत्साह है। अब अनंत श्यामनम अयंगर साहब क्या कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी कि हमने राज्यसभा क्यों रखा है। आज अनंत श्यामनम अयंगर साहब का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो महेंद्र भाई यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। प्रश्न बन सकते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 फैक्ट मैंने आज साझा किए और अब राज्यसभा की क्या उपयोगिता है उस पर जो बात रखने जा रहे हैं एम अनंत श्यामनम अयंगर साहब, उसको भी आप देखें। गजब की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सभी जानते हैं कि आज हमारे देशवासियों में प्रबल उत्साह है और अन्य कारणों को तो जाने दीजिए, केवल इस उत्साह और बाहुल्य को देखते हुए जरूरी है कि हम विभिन्न लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए मौका दें। वो कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है, देश की जनता में बड़ा गजब का उत्साह है। हम एक सदन रखकर लोगों के इस उत्साह को कम क्यों करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करें, तो राज्यसभा भी होना चाहिए। उसमें ऐसे लोग आएंगे जो आम चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से संसद का भाग बनेंगे, नीति निर्माण होगा, बड़ा गजब का होगा। फिर वो कह रहे हैं कि लोकसभा लोगों का सदन होगा। लोगों का सदन मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, मतलब आवेश में बहुत सारे बिल पारित होंगे। आवेश में जो बिल पारित होंगे, राज्यसभा जैसा एक बुद्धिजीवियों का संगठन होगा और आवेश में पारित किए गए बिल को कुछ समय के लिए रोकेगा राज्यसभा। राज्यसभा में हाईली डिस्कशन होगा, हाईली डेलिब्रेशन होगा, विचार विमर्श होगा और उस विचार विमर्श के बाद में जो बिल पारित होकर सामने आएगा उसमें बड़ा इनपुट होगा बुद्धिजीवियों का। इसलिए राज्यसभा है तो क्या दिक्कत है? वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि दूसरे सदन को भी हम यहां रखें जहां लोगों की प्रतिभा को आबाद क्षेत्र मिल सके। दूसरे सदन के पक्ष में एक दूसरा कारण यह भी है कि अगर
नीचे वाला सदन यानी निम्न सदन यानी लोकसभा, अगर नीचे वाला सदन आवेश में कोई कानून तुरंत पास कर देता है तो ऊपर वाला सदन तक उसके पहुंचने में जो समय का व्यवधान पड़ेगा उससे आवेश का प्रशमन हो जाएगा। जिस उत्साह और जोश खरोश के साथ लोकसभा कोई बिल को पारित कर सकती है, बिल पारित होकर जब राज्यसभा में आएगा और वहां जब डिस्कशन होगा तो जो आवेश, बहुत ज्यादा उत्साह, फुर्ती फुर्ती में जो पास करने की जो प्रवृत्ति है उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी। इसलिए राज्यसभा होनी चाहिए, ऐसा अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे। फिर कह रहे कि इसके पक्ष में तीसरा कारण यह है कि ऊपर वाला सदन एक स्थायी निकाय है। आप जानते हैं राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल बाद में होगा। तो देश में कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आ गई जब लोकसभा भंग हो और देश को उस समय कोई निर्णय लेना हो तो कौन लेगा फिर निर्णय? तो इसलिए एक परमानेंट हाउस के रूप में हमारे पास राज्यसभा होनी चाहिए, ऐसा अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे। बड़ी गजब का तर्क है उनका भाई। फिर वो कह रहे हैं कि भाई अभी बेगम अयाज रसूल मैडम ने एक बड़ा सुंदर सा संशोधन रखा। वो कह रही है कि संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। एम अनंत शामनम अयंगर साहब बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं कि भाई संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं होना चाहिए। एम अनंत शामनम अयंगर साहब खुद कांग्रेस पार्टी से है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी संसद का नाम कांग्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद का नाम अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया तो एम अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे हैं फिर लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि इस संविधान सभा में एक दल जो है वो अपनी हुकूमत चलाता है और अपना नाम से ही संसद बनवा ली। एम अनंत शामनम ये तर्क देंगे, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरा जो संशोधन है वो माननीय मेरी मित्र बेगम अयाज रसूल की ओर से है। इस आशय का एक संशोधन लारी साहब के नाम से भी है। दोनों ही संशोधन में यह कहा गया कि भारत की संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाए। मैं उनके अभिप्राय की प्रशंसा करता हूं। निसंदेह देश के स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने ही संघर्ष किया है और इसलिए इन मित्रों ने जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, ये लोग पहले कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं थे, फिर भी यह सुझाव रखा कि संसद का नाम कांग्रेस रखा जाए। मैं इनका साधुवाद देता हूं। यह संशोधन कितना भी प्रशंसा योग्य हो पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एम अनंत शामनम कह रहे हैं कि चाहे कितना भी गजब का संशोधन हो ये, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा अगर ऐसा स्वीकार कर दिया तो यह आरोप लगेगा कि इस देश की हुकूमत में केवल एक दल विशेष के ही लोग हैं। यही मित्र जिन्होंने संशोधन रखा वो कल कहने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। देखिए ना देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस ने इस देश में केवल अपने ही दल की हुकूमत बना रखी है, यहां की संसद का नाम भी उन्होंने कांग्रेस रख लिया। एम अनंत शामनम अयंगर कह रहे हैं कि जो आज ये संशोधन रख रहे हैं, अगर उनका संशोधन स्वीकार कर लिया तो यही लोग भविष्य में कहेंगे देखिए ना एक दल ने अपनी हुकूमत बना रखी है और अपनी संसद का नाम भी अपने दल के आधार पर रख लिया। इसलिए एम अनंत शामनम कह रहे हैं ये संशोधन चाहे कितना भी प्रशंसनीय हो, अभिनंदन योग्य हो, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो हो सकता है इससे कांग्रेस का खात्मा भी हो जाए, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि उस हालात में यह संगठन प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दलों के विरुद्ध जो आज भी धर्म और संप्रदाय के आधार पर जोड़ पकड़ते रहे, एक राजनीतिक दल के रूप में कोई मोर्चा ना ले सकेगा। इसलिए यह सर्वथा अमान्य है, ऐसा एम अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे हैं। फिर आते हैं प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन पर, जिसमें वो कहते हैं कि संसद का अंग राष्ट्रपति होगा। ये वाली जो बात है, शब्दावली है, हटा दीजिए। इसके बारे में एम अनंत शामनम अयंगर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है प्रोफेसर केटी शाह ने जो संशोधन रखा, इस संदर्भ में मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान अनुच्छेद 42 की ओर आकृष्ट करूंगा, जो पास हो चुका है, जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार की कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास होगी। वो कह रहा है कि अनुच्छेद 42 हमने पारित किया है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत सरकार की यानी संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। आज का जो अनुच्छेद 53 है उसे पहले 42 के रूप में जाना गया था। तो एम अनंत शामनम अयंगर कह रहे हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हमने राष्ट्रपति को दे दी है, और आप कह रहे हो कि इंग्लैंड के सम्राट की तुलना में भारत का राष्ट्रपति कमजोर है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं, ऐसा एम अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होगी, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग होना चाहिए, ऐसा एम अनंत शामनम अयंगर साहब कह रहे हैं। तो मेरे जो मित्र हैं
जूम वाले, यूट्यूब वाले, आज की जो चर्चा है एक्सीलेंट चर्चा है। अलग अलग संशोधन आ रहे हैं, संशोधन स्वीकार नहीं किए जा रहे, संशोधन स्वीकार नहीं किए जा रहे, तो इसके पीछे तर्क क्या है? अगर ये तर्क आपने समझ लिया रोमन भाई, अगर आपने ये तर्क समझ लिया, तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के संदर्भ में आपकी न केवल समझ विकसित होगी, बल्कि आप भी ऐसे बहुत सारी, अगर कोई भ्रांतियां किसी व्यक्ति में है तो उन भ्रांतियों को दूर भी कर पाएंगे, साथ ही साथ आप संविधान के विशेषज्ञ भी हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपके सामने, मैंने 2-3 दिन पहले आपके सामने रखा था। क्या रखा था? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके बावजूद भी हमने ये शब्दावली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी है। उसके पीछे कितना गजब का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, ये शब्दावली अगर हमने जोड़ दी तो हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रपति बंद जाएगा। अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति? तो बंद जाएगा। इसलिए शब्दावली मत लिखिएगा। इसी प्रकार से यदि कभी देश में संकट आ गया और हमें राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ी, जहां पर कोई विपक्ष नहीं हो, कोई पक्ष नहीं हो, सब लोग एक ही, सारे राजनीतिक दलों की सरकार अगर बनानी पड़ी, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी अगर हमने शब्दावली लिख दी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। आप मेरी इन बातों को समझिए, क्या गजब की बातें थी। ये संविधान निर्माता कोई सामान्य लोग नहीं थे, ये देवदूत के रूप में थे। और हमारा देश का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की जब व्याख्या करता है, तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उन प्रावधानों के बारे में क्या सोचते थे, इसके लिए वो संविधान सभा की इसी बहस का सहारा लेते थे। तो हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र का भी उद्देश्य यही है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय जो बातें रखी थी, वो बातें हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। ये भी क्या म्यूट की प्रॉब्लम है क्या? बीच बीच में किसी की आवाज आ रही है तो बंद करो भाई उसको। नए लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। आप सबको अपने आप को म्यूट ही रखना है, म्यूट ही रखना है। अब ये मत कह देना कि सर अनुच्छेद 19 हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो हमें म्यूट क्यों कर रहे हो आप? अनुच्छेद 19 एक स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 2 भी तो है। क्यों पाटी साहब? अनुच्छेद 19 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो भी तो देखने चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा जब इस अनुच्छेद को हम पारित कर रहे थे, तो संविधान सभा के कई मेंबर्स क्या कह रहे थे? एक हाथ से स्वतंत्रता दे रहे हो, दूसरे हाथ से वापस ले रहे हो। और एक बार तो प्रोफेसर केटी साहब ने यहां तक कह दिया कि दाएं हाथ से दे रहे हो, दाएं हाथ, एक दाएं हाथ से दे रहे हो और खूब सारे बाएं हाथ से वापस ले रहे हो। तो ऐसी सारी चर्चा हुई है ना। ये यूट्यूब वाले तो म्यूट है, मुझे मालूम है। यूट्यूब वाले तो, अच्छा आपने शेयर किया कि नहीं किया? ये शेयर करना बहुत जरूरी है यार। संविधान सभा के ये विभिन्न सत्र शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब तक बात जानी चाहिए। और ये बातें मैं आजकल ही कहने लगा हूं, क्योंकि 10-20 हजार लोग तक बात जाएगी तो ठीक है, लेकिन देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो हम जो मिशन लेकर काम कर रहे हैं वो मिशन कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लाखों लोगों तक ये बात जानी चाहिए। खैर, तो वो कह रहा है कि सारी शक्तियां हमने राष्ट्रपति जी को दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब अपना उद्बोधन देने के लिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको कई बार इस मंच से बताया प्रक्रिया किस तरह से थी। सर BN राव ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। सर BN राव ने जो मसौदा तैयार किया, उस पर विचार विमर्श करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी। 30 अगस्त 1947 को इस समिति की पहली बैठक हुई। डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस प्रारूप समिति ने उस प्रारूप पर विचार करने के बाद संविधान सभा के 7वें अधिवेशन, जो कि 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, उसमें मसौदा संविधान रखा। एक एक अनुच्छेद रखे जाते थे अध्यक्ष के द्वारा, और संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उसके बारे में संशोधन के लिए प्रस्ताव लेके आते थे और अपने अपने तर्क देते थे। जब सारे संशोधन रख दिए जाते थे, इसके बाद में संविधान सभा के सभी सदस्यों के लिए एक खुला मंच था कि उस पर आप अपने विचार व्यक्त करें। जब सारे लोग विचार व्यक्त कर देते थे, तो अध्यक्ष
अंत में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहते थे अब आप अपने विचार व्यक्त करो। जब डॉक्टर अंबेडकर अपने विचार व्यक्त कर देते थे, इसके बाद में उन संशोधनों पर वोटिंग होती थी। ऐसा मैंने आपको कई बार इस मंच के माध्यम से बताया है। ठीक है, अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर अपना उद्बोधन देने जा रहे हैं। अंत में क्या कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर? इनमें से मैं किसी भी संशोधन को, बताइए, इनमें से मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करने जा रहा। क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिएगा। और न ही ये समझता हूं कि इनके उत्तर देने की कोई आवश्यकता है। वाह, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं पहली बात, मैं इनमें से एक भी संशोधन को स्वीकार करने नहीं जा रहा हूं। और दूसरा, और ना मैं ये समझता हूं कि इनमें से किसी का उत्तर देने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में यह कह दिया। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ओके, जब डॉक्टर अंबेडकर जवाब देना नहीं चाहते तो ओके, वोटिंग करवाते हैं, कौन सा संशोधन स्वीकार किया जाए, कौन सा अस्वीकार किया जाए। तो पहला आ रहा है कि भाई राज्यसभा शब्द हटा दिया जाए संसद से, एक ही सदन होना चाहिए, संशोधन अस्वीकृत हो गया। दूसरा आ रहा है कि संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए, संशोधन नामंजूर हो गया। फिर संसद का भाग राष्ट्रपति होगा, इसको हटा दिया जाए, संशोधन नामंजूर हो गया। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय घोषणा करते हैं क्या अनुच्छेद 66 को संविधान का भाग बना लिया जाए, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और इस प्रकार से आर्टिकल 66 भारतीय संविधान का भाग बन गया। और इसी आर्टिकल 66 को आजकल हम आर्टिकल 79 के नाम से जानते हैं। 79 लिखा हुआ ना कि भारत की एक संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। यही आर्टिकल 79 66 के रूप में स्वीकार हुआ। हाँ स्पोर्ट्स भाई, एकदम आप सही कह रहे हैं, कोई भी स्वीकार नहीं किया डॉक्टर अंबेडकर ने, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आज तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, संसद में केवल लोकसभा ही होनी चाहिए। दूसरा, संसद का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होना चाहिए। तीनों संशोधन आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए आगे आ रहा आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 जानते हैं, आज का जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है, जिसमें राज्यसभा की संरचना दे रखी है, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य संघ शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे, कितने सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होंगे, मनोनीत सदस्य जो होंगे वो किस किस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, ये आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। यही आर्टिकल 67 में उस समय आया था। मैं बता देना चाहता हूं कुछ बातें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। क्या कंसेप्ट है? आप जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर मनोनीत होते हैं वो 4 फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने जो मसौदा संविधान जो बनाया था, उस मसौदे संविधान में राज्यसभा में 15 मेंबर की व्यवस्था की थी। सुन लीजिए, राज्यसभा में 15 मेंबर की व्यवस्था की थी। दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने जो मसौदा संविधान बनाया था उसमें राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्य कौन कौन से फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। ये जो आज 4 दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह पर 7 नहीं 10-10 फील्ड हुआ करती थी कि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। एल कृष्णस्वामी भारती जी बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के संदर्भ में जो संशोधन आए हैं उन पर हम किस तरीके से विचार करें, इसके बारे में मैं सुझाव आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की रचना के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है, यानी राज्यसभा और लोकसभा किस तरह से बनेगी, इसमें यह बताया गया है। इसमें कुल मिलाकर 9 खंड है। मेरा यह सुझाव है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने में सहूलियत हो और अस्पष्टता न रहे, हम अभी इस अनुच्छेद को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। एक भाग जिसमें 1 से लगाकर 4 तक खंड है, जिसमें राज्यसभा की रचना का जिक्र है, और दूसरा भाग 5 से 7 तक के खंड है जिसमें लोकसभा की रचना का जिक्र है, और तीसरा 8 से लगाकर 9 तक के खंड है जो दोनों ही सदनों से समान रूप से संबंधित है, जिनमें प्रत्येक जनगणना के फलस्वरूप की जाने वाली पुनर्व्यवस्था का उल्लेख है। अब सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को? अनुच्छेद 80 जो आजकल राज्यसभा से ही संबंधित है,
शुरुआत में जब आर्टिकल 67 आया था उसमें 9 खंड थे, उसमें राज्यसभा का भी उल्लेख था, उसमें लोकसभा का भी उल्लेख था। पहले 4 खंडों में राज्यसभा का उल्लेख था, फिर अगले 3 खंडों में लोकसभा का उल्लेख था, फिर अंतिम 2 खंडों में दोनों का एक साथ में उल्लेख था। इस प्रकार का ढांचा है। अभी मेरे मित्र पूछ रहे सर 67, 76, 78, 79 कहां चले गए? इनिशियल स्टेज में जो मसौदा जब संविधान लाया गया उस समय आर्टिकल ऊपर नीचे थे। ये जो आज आपको वर्तमान समय में संविधान सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप में जो दिखाई देता है वो अलग बात है। मसौदा संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद नहीं थे जो आज है, और कहीं ऊपर नीचे थे। आज आप देख लीजिए ना, आर्टिकल 80 को ही देख लीजिए, उसमें आज राज्यसभा का उल्लेख है, और ये जो आर्टिकल है उसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और फिर दोनों की कॉमन बातें भी है। तो ये हम तो मसौदा संविधान की बात कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? सर जी प्रस्ताव गिर गया, प्रस्ताव अस्वीकार हो गया, स्वीकार हो गया, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रस्ताव गिर गया मतलब वहां संविधान सभा के मेंबर्स से पूछा गया होगा कि भाई इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ स्वीकार कर लिया जाए, तो संविधान स्वीकार हो जाता था। गिर जाना, अस्वीकार हो जाना, बिल्कुल दोनों एक ही बात है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र प्रकाश जी हमारे यूट्यूब के साथी है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, मतलब माइन्यूटली वो चीजों को देख रहे हैं। मैंने कभी बोला अस्वीकार हो गया, कभी बोला मैंने गिर गया, तो उन्होंने पूछा सर अस्वीकार होना और गिरने में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, मतलब कुल मिलाकर स्वीकार नहीं किया गया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं दोनों से, जूम वालों से भी, यूट्यूब वालों से। संविधान सभा में जो भी संशोधन रखे जाते थे या जो अनुच्छेद पारित होते थे वो किस प्रक्रिया से होते थे? नंबर 1 सर्वसम्मति से, नंबर 2 कभी कभी मतदान भी किया जाता था, नंबर 3 दोनों से। बताओ। ये मैंने तो कई बार बताया है, दोनों 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 दोनों। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, झूम वाले तो झूम झूम कर टूट पड़े। बिल्कुल दोनों प्रक्रिया से संविधान सभा में संशोधन स्वीकार किए जाते थे। कई बार सर्वसम्मति होती थी, कभी कभी वोटिंग भी करवाई जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश भाई। अरे मेरे नाम राशि भी है क्या जूम पर? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने इस संशोधन में डॉक्टर अंबेडकर से बात की थी और खुद उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि अपनी किताब में निशान लगाकर इसी तरह 3 भागों में इसे विभक्त किया है, और तीसरी रीडिंग के समय इन खंडों को ऊपर से नीचे करने के लिए वे खुद प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा वो भारती जी कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर से कह रहे हैं कि भाई भारती जी ने जो कहा आप उससे सहमत है क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यस, भारती जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। अभी वाद विवाद की सहूलियत के हिसाब से जो सुझाव उन्होंने पेश किया मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय फिर कई सारे संशोधनों को रोक देते हैं क्योंकि कुछ एक भागी रखने जाने वाले हैं। फिर आते हैं लोकनाथ मिश्र, वो कह रहे हैं कि चूंकि संशोधन संख्या 1366 को हम छोड़ चुके हैं, मैं इस संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं, अब ये ठीक नहीं बैठेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसके बाद में और कोई नहीं आएगा, आएंगे एक ही व्यक्ति, आएंगे एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है प्रोफेसर केटी साहा। वो कहेंगे मुझे कुछ संशोधन लाने हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मसौदा संविधान जो रखा गया उसमें मेंबर राज्यसभा में मनोनीत होने वालों की जो संख्या वो 15 है। उस समय जो रखा गया था उसमें 15 है। और दूसरा, ये जो मेंबर जो मनोनीत किए जाएंगे, मसौदा संविधान की बात कर रहा हूं, वो किस किस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा। कृषि, मत्स्य पालन, अभियंत्रणा यानी इंजीनियरिंग और वास्तुशास्त्र, लोक प्रशासन और सामाजिक सेवाएं। यानी इनिशियल स्टेज में मसौदा संविधान जो रखा गया था उसमें शिक्षा भी लिखा हुआ था, उसमें वास्तुशास्त्र भी लिखा हुआ था, उसमें कृषि भी लिखा हुआ था, उसमें मत्स्य पालन भी लिखा हुआ था, लोक प्रशासन भी लिखा हुआ था। यानी इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब आपने रखा तो अच्छा था यार, मसौदा संविधान में ये प्रावधान अच्छा किया, लोक प्रशासन भी लिख दिया, क्या पता कभी मौका हमको मिल जाता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट भी लिखा हुआ था वहां पर कि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाएगा राज्यसभा में। प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं खंड का जो वर्तमान रूप है वह 2 कारणों से मुझे चुभता है। पहली बात तो यह है कि मनोनयन की जो बात यहां रखी गई है, चाहे मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी ही कम क्यों ना रखी जाए, वो हमारे संविधान, हमारे विधान मंडलों की रचना की एक रूपता के प्रतिकूल है।
और फिर इससे निर्वाचन संबंधी सिद्धांत का मूलतः हनन होता है। वो कह रहे पहली बात तो मनोनीत आपने रखा ही क्यों, हमको सबका निर्वाचन करना चाहिए, मनोनयन की व्यवस्था क्यों रखी है आपने, ये ठीक नहीं है, पहली बात तो वो कह रहे हैं। मेरा अपना मत यह है कि जिस रूप में हम संविधान बना रहे हैं उसमें हमें दोनों सदनों के लिए यही करना चाहिए कि उसमें शुद्धतः प्योरली सारे सदस्य निर्वाचित हो। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं सारे मेंबर्स निर्वाचित ही होने चाहिए और मनोनयन के सिद्धांत को बिल्कुल हटा देना चाहिए। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी भी नगण्य क्यों ना हो, इस प्रकार से यदि आप मनोनीत सदस्यों को संविधान सभा में आने देंगे तो इसका मात्र परिणाम यह होगा, जैसा कि मैं कह चुका हूं, इससे विधान मंडलों की एक रूपता प्रभावित होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर गजब की बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, यूट्यूब और जूम दोनों से मैं पूछता हूं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एग्री? मुझे बताओ, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं, ये भी आप जानते हैं, इससे भी आप एग्री? तो मुझे बताओ, ये जो 12 जो सदस्य है उसमें से साहित्यकार कितने होंगे, कलाकार कितने होंगे, कितने वैज्ञानिक होंगे और कितने समाज सेवा के विशेषज्ञ होंगे? बताओ जरा, यूट्यूब वालों आप भी बताओ भाई। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा लिखा हुआ है ना, टोटल 12 मनोनीत करने, तो कौन किस क्षेत्र के होंगे? रक्षा मेरी बहन कह रही है ये निर्धारित नहीं है। वाह, आशा कुमारी जी कह रहे उल्लेख नहीं है। दिनेश भाई कह रहे हैं ऐसा फिक्स नहीं है। नरपत भाई कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं है। तो यही तो पूछ रहे कि क्या पता नहीं है। भाटी जी कह रहे कोई उल्लेख नहीं है। सुन लीजिए भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रोफेसर केटी शाह ने यही तो कहा कि आपने इतनी सारी फील्ड लिख दी और कहा कि 15 सदस्य, मसौदा संविधान की बात कर रहा हूं, 15 सदस्य मनोनीत होंगे, तो कौन किस फील्ड के होंगे ये तो बताया नहीं। कीटू भाई कह रहे सबके 3+3+3+3, ऐसा नहीं है मेरे भाई। 12 के 12 कलाकार हो सकते हैं, 12 के 12 साहित्यकार हो सकते हैं, 12 के 12 वैज्ञानिक हो सकते हैं, 12 के 12 समाज सेवक हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। तो केटी शाह क्या कह रहे हैं? केटी शाह कह रहे हैं कि आपने जो 15 की प्रावधान जो किया वो सब मिला जुला कर दिया और पृथक पृथक स्पष्ट रूप से कहीं पर भी निर्दिष्ट नहीं किया गया कि लोक प्रशासन के कितने होंगे, शिक्षा के कितने होंगे, कृषि करने वाले लोग कितने होंगे, मत्स्य पालन करने वाले लोग कितने होंगे, ये आपने व्यवस्था नहीं कर रखी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि यहाँ कला का अलग उल्लेख किया गया है और विज्ञान का अलग। विज्ञान में इंजीनियरिंग आती है, वास्तुशास्त्र भी शामिल किया जा सकता है। इन दोनों को पृथक एक उपखंड में रखा गया। इस बात को हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र भी एक ललित कला है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि इनका अलग से उल्लेख क्यों किया गया और व्यापक शब्द कला के उल्लेख के बाद फिर दूसरे उपखंड में पृथक रूप से वास्तुशास्त्र का उल्लेख क्यों किया गया और फिर विज्ञान, साहित्य एवं शिक्षा, इन तीनों को पृथक पृथक रूप से उल्लेख किया गया। तीनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है। वो कह रहे हैं कि विज्ञान, साहित्य और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए, आपने तीनों को अलग अलग क्यों रख दिया? तीनों तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। यहां भी मैं ये नहीं समझ पाया कि किस लिए इन तीनों को पृथक पृथक उल्लेख किया गया, क्योंकि आप सोचिए सही कि शिक्षा में कला और विज्ञान को यदि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के सिलसिले में आप शामिल करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि विश्वविद्यालय के नाम से ही इनका उल्लेख क्यों ना किया जाए और कला, विज्ञान और साहित्य का विशेष उल्लेख करके हम क्यों इसको पृथक रखें, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर केटी साहब मुझे लग रहा है हमारा काफी चिंता करते थे। एक्चुअली में प्रोफेसर थे खुद, वो विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो विश्वविद्यालय के शिक्षक कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में थे। प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए था। खैर, फिर वो कह रहे हैं और आप साहित्य को साधारणतः ललित कला में शामिल समझा जाता है और कम से कम विश्वविद्यालय में ऐसा ही माना जाता है, इसलिए साहित्य, विज्ञान और कला इन तीनों का पृथक पृथक उल्लेख करना बिल्कुल असंगत है, अतर्क युक्त है। ऐसा वो बोल ही रहे होते हैं, तब तक भारती जी बोल देते हैं कि अरे सर, केटी शाह सर, आप जो बात रख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक नया संशोधन लेकर आ चुके हैं। वो आपने देखा नहीं क्या? संशोधन रखने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर संशोधन रखेंगे, पहले तो 15 से संख्या घटाकर 12 कर देंगे और ये जितनी भी जो अलग अलग फील्ड आपको दिखाई देती है, लोक प्रशासन, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन, वास्तुशास्त्र, इन सबको डॉक्टर अंबेडकर समेट देंगे और केवल 4 ही फील्ड रखेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो भारती जी प्रोफेसर केटी शाह को टोक रहे हैं, सर रुक जाइए, अपने संशोधन पर ज्यादा विचार मत व्यक्त कीजिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का इसी प्रकार का संशोधन आने वाला है, तो उस संशोधन में ये सारी बातें लिखी हुई है, इसलिए आपकी ये चर्चा बेकार हो जाएगी, ऐसा भारती जी कह रहे हैं
प्रोफेसर केटी साहा को। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, क्या माननीय वक्ता की समझ में माननीय सदस्य की यह बात आ रही है? उपाध्यक्ष महोदय भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर केटी साहा, आपको क्या भारती जी की बात समझ में आ रही है, जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का भी संशोधन इस प्रकार का आने वाला है? तो आप मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन ऐसा आने वाला है, तो हमको क्या सपना आएगा क्या, ऐसा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जो संविधान सभा में 7,000 से अधिक जो संशोधन रखे गए थे, वो सारे संशोधन सारे सदस्यों को पहले ही बांट दिए गए थे। पहले से ही मालूम था कि फला फला तारीख को फला फला विषय पर फला फला व्यक्ति यह संशोधन लेकर आएगा। ये सबको पहले से ही मालूम था, पहले ही उनको बांट दिए गए थे कि भाई फला सदस्य फला विषय पर फला संशोधन लेके आ रहा है, ताकि कोई सदस्य उसको समझ सके, उसे पढ़ सके और उस संशोधन के ऊपर अगर कोई संशोधन है तो वो भी ला सके। तो इसी प्रकार की भारती जी इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा संशोधन आने वाला है, इसलिए अपने को इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो प्रोफेसर केटी साहब क्या कह रहे हैं, आगे जरा देखिए। धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ बातें कहनी है, वो मुझे कहने दीजिए। इंजीनियरिंग को लीजिए, ये ज्यादा करके शिल्प कला विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, या अमेरिका में इसको टेक्नोक्रेसी कहते हैं, उसका विषय और उसी नाम से यहां उल्लेख होना चाहिए। अब वो बात कह रहे हैं जो मतलब होनी नहीं है। वो कह रहे हैं, एक दूसरा उदाहरण लीजिए सामाजिक सेवा का, इसमें संभवतः सार्वजनिक उपयोगिता की चीजें नहीं आती है। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहां रखा गया, उसके संदर्भ में यह बात कही जा सकती है। विधानमंडल की रचना के संदर्भ में लोक प्रशासन शब्द का क्या प्रयोजन है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या सिविल सर्विस वाले लोगों को लाने के लिए इस प्रकार की बात रखी गई है, ऐसा प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं अपनी बात को रखते हुए। इसके बाद में प्रोफेसर केटी साहब अपना एक नया संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो नया संशोधन क्या है, जरा सुनिएगा। वो राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में है। राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होंगे, वो निर्वाचित सदस्य संघ शासित प्रदेशों से कितने होंगे और राज्यों से कितने होंगे, उसके बारे में। लेकिन आपको यहां थोड़ी सी बात कम समझ में आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बात वो आपको समझ में आए। अगर आप लोगों को मालूम हो तो 1956 तक भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी, क, ख, ग और घ। आपको आइडिया है, 4 श्रेणियां हुआ करती थी। तो उस समय इनिशियल स्टेज में जब मसौदा संविधान बनाया गया था, उस समय राज्यसभा के संदर्भ में इस अनुच्छेद में यह लिखा गया था, क से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, ख से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, घ से कितने होंगे और घ से कितने होंगे। इस प्रकार की बातें थी। तो इसी संदर्भ में प्रोफेसर केटी साहब का एक संशोधन आ रहा है, जो अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हमारे क, ख और घ रहे नहीं है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब डॉक्टर B.आर. अंबेडकर साहब खुद का संशोधन लेके आ रहे हैं, और वो क्या लेके आ रहे हैं? वो कह रहे हैं, नहीं, राज्यसभा में 15 नहीं 12 सदस्य मनोनीत हो गए। क्या कह रहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई बताएगा क्या? कोई क्यों, हम बता देंगे ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का मतलब ऐसे लोग जो लोक सेवा में रहे। यही तो प्रोफेसर केटी साह ने अभी कहा था कि ऐसे लोग जो सरकारी सेवाओं में रहे हैं, क्या उन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करने का विचार है क्या? नहीं है तो फिर लोक प्रशासन शब्द यहां पर क्यों लिखा, ऐसा वो कहने चाह रहे हैं। खैर, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संशोधन रखा? राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होंगे, इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इस अनुच्छेद के खंड 2 में बनाई गई नीति के अनुरूप मनोनीत होंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ने ही संशोधन किया। खुद ने पहले 15 का प्रावधान किया, फिर घटाकर उन्होंने क्या कर दिया, 12 का कर दिया। फिर उपाध्यक्ष महोदय नाम पुकारते हैं लोकनाथ मिश्र जी का। लोकनाथ मिश्र जी अपना संशोधन लेके आ रहे हैं, और लोकनाथ मिश्र जी का भी संशोधन क्या है जरा सुन लीजिएगा। वो संशोधन कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की मेंबर्स जो है उनकी संख्या 250 आपने रखी है, 250 मत रखो, 150 रखो। लोकनाथ मिश्र कह रहे हैं 250 नहीं 150 होने चाहिए। यही वही लोकनाथ मिश्र है जिन्होंने कहा था कि संसद एक सदनीय होनी चाहिए, खाली लोकसभा ही होनी चाहिए, राज्यसभा नहीं होनी चाहिए। अब राज्यसभा में 250 मेंबर नहीं होने चाहिए, 150 मेंबर होने चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर हमने ये पाया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें बड़ी सदस्य संख्या रखने का कोई लाभ नहीं है। और हमें यह मालूम है कि योग्य एवं विधि निर्माण में रुचि रखने वाले सदस्यों की संख्या को इतनी बड़ी रख पाना कठिन है। अब लोकनाथ मिश्र जी एक चुपती हुई बात कह देंगे। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में आपने 250 मेंबर मत रखिए, राज्यसभा में 150 रखिए।
और क्यों रखी है? तो वो कह रहे हैं कि लोकसभा या राज्यसभा की मेंबर संख्या ज्यादा रखोगे उसका कोई फायदा नहीं है। अब वो चुपती हुई बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? इस सभा में भी तो 300 मेंबर हैं और कितने लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा लोकनाथ मिश्र जी कह देंगे। ऐसी बात कहते ही उपाध्यक्ष महोदय को थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इस सभा में ही 300 से अधिक सदस्य हैं और इसकी ही कार्यवाही से हमें यह पता चलता है कि कितने कम लोग हैं जो कार्यवाही में वास्तविक भाग लेते हैं और जिनकी यहां कुछ वास्तविक देन होती है। ऐसा जैसे ही बोलते हैं उपाध्यक्ष बोल रहे हैं ये तो आप निंदा कर रहे हैं, मैं इसकी आपको परमिशन नहीं दूंगा। वो संविधान सभा के बारे में बोलते थे कि सभा में देखो 300 लोग बैठे हैं पर कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेशन करते हैं एक्टिवली। तो उपाध्यक्ष महोदय कह गलत बात, ऐसा नहीं कह सकते आप, ये तो आप एक तरह से निंदा कर रहे हैं। ऐसी बात भी हुई थी संविधान सभा में, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। उन्होंने संशोधन रखा कि मेंबर्स 250 से घटाकर 150 कर लीजिए। इसके बाद में लक्ष्मी नारायण जी साहू का नाम बोला जाता है। वो बोलने शुरू करते हैं तो वो हिंदी में बोलना शुरू करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल दो तो हमारे दक्षिण भारत के साथियों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता हूं कि आप अंग्रेजी में बोले, आपकी जैसी इच्छा वैसा बोले, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लक्ष्मी नारायण जी साहू क्या कह रहे हैं, मैं तो हिंदी बोलूंगा। वो क्या कह रहे हैं, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। नहीं श्रीमान, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। इसके बाद में वो अपनी बात को रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से जो संशोधन प्रस्ताव यहाँ उपस्थित है उस प्रस्ताव को जाहिर करने के लिए मैं जो कुछ कहूंगा उसका यह सबब है कि हम लोग नॉमिनेशन को नहीं चाहते हैं। नॉमिनेशन जहां जहां पर भी होता है वहां हम लोग बुरा समझते हैं। वो कह रहे हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेशन का जो सिस्टम है, मनोनयन का जो सिस्टम है, उसको खत्म कर दीजिए। हम नॉमिनेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि जहां जहां नॉमिनेशन होता है वो बिल्कुल गड़बड़िया ही होती है और पता नहीं कैसे कैसे लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब आ रहे हैं, संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव मेंबर। संविधान सभा में 1 लाख से ज्यादा शब्द बोलने वाले लोगों में से नजरुद्दीन जी साहब भी है। ये नजरुद्दीन जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो बात रखी है राज्यसभा के बारे में उसमें आपने लिखा कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राज्यसभा में। आप एक काम करिए, 12 सदस्य शब्दों की जगह पर आप ये लिख दो कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या उसका 6% से अधिक लोग मनोनीत नहीं किए जाएंगे। तो कुल है 250, इसका 6% निकाल दीजिए, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 12 मत लिखो, आप क्या लिख दो, 6% लिख दो। इसके बाद में एस वी कृष्णमूर्ति राव कह रहे हैं मेरा यह कहना है कि इस संशोधन को अनियमित करार दे दिया जाए क्योंकि मूल संविधान में मनोनीत सदस्यों की संख्या 15 रखी गई और कुल सदस्य संख्या 250 है। इस तरह से 6% रखने पर 15 ही होंगे। वो कह रहे हैं कि हमने 15 रखी थी और 250 का 15 जो है वो 6% होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं अरे भाई साहब 15 नहीं है, 15 तो रखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अभी संशोधन रख दिया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर 12 होगी। तो ऐसी बात वो कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं वह अधिक से अधिक संख्या कितनी हो ये रखता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही। इस बात पर मातापची करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपनी बात को रखिए। और उपाध्यक्ष महोदय नजरुद्दीन जी अहमद साहब को कह रहे हैं कि आप अपनी बात को रखें। इसके बाद में हृदयनाथ कुंजरू जी आते हैं। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह सुझाया गया कि अच्छा होगा कि मैं अपने संशोधन को अभी पेश ना करूं और मैं अपना संशोधन को तब पेश करूं जब डॉक्टर अंबेडकर अपना संशोधन पेश करें। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। सरदार हुकुम सिंह जी अब अपना संशोधन रखेंगे। सरदार हुकुम सिंह जी जानते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। सरदार हुकुम सिंह जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। ये सरदार हुकुम सिंह जी अब कोई संशोधन लेकर आ रहे हैं। राजस्थान से नहीं थे सरदार हुकुम सिंह जी, ध्यान रखना, ये पंजाब से थे। वो भी एक छोटा सा शाब्दिक संशोधन है, हालांकि वो कुछ शब्द चेंज करना चाहते हैं, प्रवाहित रीति की जगह पर दिखाई गई श्रेणियों में से ऐसा रखना चाहते हैं। इस प्रकार का सरदार हुकुम सिंह जी का संशोधन है। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के खुद के नाम से संशोधन है, वो भी एक संशोधन रख रहे हैं। वो अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे राज्य अब 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य जिसे हम लोग राज्य कहते हैं और दूसरे संघ शासित प्रदेश कहते हैं। उस समय 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग और ग टाइप के राज्य। उसी से संबंधित है यह संशोधन डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का। और इसके बाद में हृदयनाथ
कुंजरू जी का भी संशोधन है, उसी प्रकार का संशोधन है जिसका अब मतलब वो नहीं रहा जैसा होता है, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। इसके बाद में आते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। एक प्रोफेसर केटी शाह और दूसरे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, ये क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। श्रीमान, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। करिए पेश, परमिशन है आपको। क्या लिखना चाहते हैं? राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यसभा में निम्नलिखित सिद्धांत के आधार पर स्थान वितरित किए जाएंगे। वही प्रथम अनुसूची के प्रत्येक राज्य के लिए प्रथम 70 लाख की आबादी तक प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि भेजने का, और किंतु शर्त यह है कि किसी भी राज्य का राज्यसभा में एक से कम प्रतिनिधि नहीं होगा। वाह! वो जो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी जो संशोधन रख रहे हैं उसका सार ये है, वो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य की जनसंख्या 70 लाख तक है वो राज्य हर 10 लाख की जनसंख्या पर अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा राज्यसभा में। ऐसी बात उन्होंने कही। फिर वो कह रहा है राज्यसभा से हर राज्य से एक कम से कम एक मेंबर तो आएगा ही आएगा, और फिर 70 लाख की आबादी के ऊपर प्रत्येक 20 लाख पर एक मेंबर आएगा। तो जिन राज्यों की जनसंख्या, बहुत ध्यान से सुनना, 1 करोड़ है, तो प्रथम 70 लाख पर तो 7 मेंबर आएंगे हर 10 लाख के हिसाब से, और उसके बाद में 70 लाख से ऊपर जो आबादी है तो फिर 20 लाख पर एक मेंबर आएगा। ऐसा वो कहना चाहते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। जबकि आप जानते हैं ये संशोधन स्वीकार नहीं किया गया, हमारे यहां पर प्रोविजन दूसरा है। उनका प्रोविजन था 70 लाख पर तो आप हर 10 लाख पर एक लगा, 70 लाख तक तो, और 70 लाख के बाद की जनसंख्या वालों पर क्या कर दीजिए, हर 20 लाख पर एक मेंबर लेना चाहिए। हाँ, हमारी बहन वर्षा क्या पूछ रही है? वापस लाओ बेटा, प्रश्न चला गया था। यूट्यूब पे मैसेज बहुत फास्ट चलते हैं तो समझ में नहीं आता, एकदम इधर ध्यान जब देता हूं। वापस लाइए प्रश्न। बहन वर्षा का प्रश्न क्या, जरा बताइए। अरे ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये हमारी टेक्निकल टीम जवाब देगी। टेक्निकल टीम वाला आप दे दीजिए जवाब इसका। चलिए, अरे हमारा प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड होना, इसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी के बाद में लोकनाथ मिश्र जी फिर एक संशोधन लेके आना चाहते हैं। वो क्या संशोधन है? वही राज्यों के संदर्भ में है, राज्य खान, कन, बन जो है उसी के संदर्भ में। तो ये अनुसूची 3 ख के संदर्भ में वो कह रहे हैं, अब लोग लक्ष्मण नारायण जी साहू एक संशोधन और लेके आए हैं। वो देखिए, वही क टाइप के राज्य, ख टाइप के राज्य, ग टाइप के राज्यों के संदर्भ में ही है। वो कह रहे हैं कि इसमें से उपखंड 1 को निकाल दीजिए ताकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन हम बात करेंगे प्रोफेसर केटी शाह की। प्रोफेसर केटी शाह क्या करना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं? वो जब भी लेके आते हैं संशोधन बड़ा कमाल का होता है। प्रोफेसर केटी शाह खूब सारे संशोधन, क्या संशोधन ला रहे हैं, बड़ा गजब का संशोधन है भाई उनका। और वो दावा करते हैं कि ये जो संशोधन है मैंने किसी देश से नकल नहीं की है, ये मेरा खुद का मौलिक संशोधन है। और वो क्या संशोधन है? वो कह रहा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, वो ठीक है। इसके अलावा एक एडवाइजरी, एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना भाई, यूट्यूब वाले और जूम वाले दोनों। हाँ, मेरे यूट्यूब वाले मित्र चंद प्रकाश जी कह रहे हैं हम तो सर प्रोफेसर केटी शाह की बातें ही सुनते हैं। हाँ, बड़े संशोधन बड़े जबरदस्त है। तो प्रोफेसर केटी शाह यहां एक ऐसा संशोधन लेकर आए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि यह संशोधन किसी देश की नकल नहीं है बल्कि मेरा खुद का मौलिक है। वो कह रहे हैं संसद विधि द्वारा एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। उस एडवाइजरी काउंसिल में कृषि से संबंधित 25 लोग होंगे, उद्योग धंधे से संबंधित 15 लोग होंगे, व्यापार से संबंधित 10 लोग होंगे, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग के संबंध में 10 लोग होंगे, सार्वजनिक उपयोगिता के संदर्भ में 5 लोग होंगे, सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं के संदर्भ में 5 लोग होंगे, इकोनॉमिक्स 5 लोग होंगे। और यह परिषद संसद तथा मंत्रिमंडल को नीति संबंधी विषय पर परामर्श देने का काम करेगी। इसलिए संविधान में उल्लेख कर दीजिए कि एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, इसमें इतने इतने मेंबर होंगे और ये संसद को
नीति निर्माण के संदर्भ में परामर्श देने का काम करेगी। एक डॉक्टर साहब है संविधान सभा में, डॉक्टर जीवराज जी मेहता साहब, वो कहेंगे क्यों हम डॉक्टर ने आपका क्या बिगाड़ा, हम डॉक्टरों को तो आपने शामिल ही नहीं किया, ऐसा कहेंगे। जरा देखिएगा। फिर वो पहले क्या कहते हैं प्रोफेसर केटी साहब, यह सुझाव बिल्कुल मौलिक है, कहीं से लिया नहीं गया और मसौदा समिति के माननीय अध्यक्ष को मैं इसका विश्वास दिला सकता हूं, वह किसी भी वर्तमान संविधान को देखकर मेरे कथन की सच्चाई खुद जान सकते हैं कि यह मैंने कहीं से चुराया नहीं है, यह मेरा खुद का है, मौलिक है। वो कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह की थोड़ी सी व्यवस्था जर्मनी में चलती है, लेकिन फिर भी यह मेरा संशोधन बड़ा मौलिक है। तो डॉक्टर जीवराज एन मेहता कहेंगे, जो कि खुद डॉक्टर है, कि हम डॉक्टरों ने क्या बिगाड़ा, हम डॉक्टरों को भी तो शामिल करो इस परिषद में। तो प्रोफेसर केटी साहब कहेंगे, अगर आप उस दिशा में कोई संशोधन रखें तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस वर्ग के सदस्यों को मैं रखना भूल गया और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे संशोधन में पांडित्यपूर्ण वकालती पेशे या लिपिक वर्ग का भी उल्लेख नहीं है। यदि सभा इनको भी यहां शामिल करना चाहती है तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रोफेसर केटी साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। कुल मिलाकर वो कह रहा है कि ये जो परिषद बनेगी, एडवाइजरी काउंसिल जो बनेगी, देखिए वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, हर सरकार के लिए एक थिंक टैंक होना चाहिए। वो जो थिंक टैंक हो वो पार्टी आइडियोलॉजी से परे जाकर देश के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई बनता हो, मंत्री कोई बनता हो, वहां 40-50 लोगों का एक थिंक टैंक है जो कोई भी सरकार बनती हो उसे सुझाव देने का काम करता है ताकि अमेरिका को आगे ले जाया जा सके। वो जो थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, प्रोफेसर है, टेक्नोक्रेट्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, वकील है। वो खाली देश का कैसे भला हो इसके बारे में सोचने का काम करते हैं। प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहां पर भी एक थिंक टैंक होना चाहिए, एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें कृषि के लोग हो, इंजीनियरिंग के लोग हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, एजुकेशन के लोग हो, लॉ के लोग हो, और वो कहता है कि डॉक्टर के भी लोग हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो थिंक टैंक है, ये थिंक टैंक संसद को हेल्प करेगा, क्योंकि संसद में जो लोग आएंगे वो चुनकर आएंगे। भाई राजस्थान में अभी किरोड़ीमल जी मीणा साहब चुनाव जीत कर आए और उन्हें अभी मंत्री बनाया गया, तो वो डॉक्टर है, ये अच्छी बात है। अगर कल उनको स्वास्थ्य विभाग दिया जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें डॉक्टरी का ज्ञान है। लेकिन मंत्री परिषद में और जो जीत के जो आने वाले लोग होते हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग नहीं होते जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, वो तो जनता की सेवा करने वाले लोग होते हैं, वो चुनाव में निर्वाचित होकर आते हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स या वकील, इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी गजब का सुझाव रखा था कि इस प्रकार की काउंसिल बनाई जाए, हालांकि वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। चलिए, तो अगर ये स्वीकार किया जाता तो काफी अच्छा होता। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का क्या संशोधन है जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं। क्या प्रस्ताव करता हूं? वो कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद के खंड 1 के उपखंड क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य निम्न व्यक्ति होंगे: साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवाएं, यानी जो शिक्षा, मत्स्य, कृषि, वास्तुशास्त्र, लोक प्रशासन जैसे शब्द जो मसौदा संविधान में रख दिए वो अब हटा दिए गए और डॉक्टर अंबेडकर अपना संशोधन लेकर आ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे वो कौन होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये संशोधन स्वीकार होगा और आज आपको दिखाई देता भी है। लोकनाथ मिश्र जी संशोधन लेकर आए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब इस अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव शब्दों की जगह वास्तविक ज्ञान और उनके प्रति सक्रिय निष्ठा जैसे शब्द लिख दो। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा का वास्तविक ज्ञान और उसके प्रति सक्रिय निष्ठा जैसे शब्द लिखो। लोकनाथ मिश्र ने ऐसा संशोधन रखा था। ठीक है, तो ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए कि अलग अलग क्या क्या संशोधन आए हैं। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने संशोधन लाया। सुनिए सुनिए सुनिए, ये संशोधन बड़ा ठीक है यार, स्वीकार नहीं हुआ, पर स्वीकार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 75 साल पहले संविधान बना था, उस टाइम स्वीकार नहीं किया था। आपको लगता नहीं है क्या कि राज्यसभा में कुछ लोग ऐसे मनोनीत भी होने चाहिए जिन्हें भारतीय संस्कृति और दर्शन, इंडियन कल्चर एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री, उसमें मास्टरी हासिल हो। हमारी जो नई शिक्षा नीति जो बनी है 2020 की,
उस नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय जो ज्ञान सिस्टम है, भारतीय ज्ञान जो परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा का बहुत उल्लेख किया गया है। हमारे देश में ऐसा ऐसा ज्ञान रहा है जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। हमारे यहाँ खुद का एक फिलॉसफी का बड़ा जबरदस्त चिंतन रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी उस ज्ञान को इतना ऊपर आने नहीं दिया है। हम अक्सर जब भी कोई बात करते हैं तो पश्चिम के विद्वानों की चर्चा करके अपनी बात को शुरू करते हैं, वहीं पर खत्म कर लेते हैं। आप देखिए, मैं एक आपको सामान्य सी बात बताना चाह रहा हूं, इससे आप मेरी बात को समझ जाएंगे। हमारे गांव में हम तालाब, हम कुएं, हम बावड़ियां को सहज कर रखते हैं। हमारे यहाँ पर हम तुलसी की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पर हम वृक्षों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर जब बारिश जब होती है तो बारिश की जब पहली बूंदें जब गिरती है उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर कितनी सारी परंपरा रही है, उसके पीछे एक इतिहास है। हमारी खुद की राजस्थान की बात जरा देखिए ना, पचकुटे की जो सब्जी होती है, ये पचकुटा की सब्जी दुनिया भर के देशों में आजकल चर्चा में है। हमारे यहाँ पर करी, जिसे हम लोग कड़ी कहते हैं खाने के लिए, उस करी का जबरदस्त इतिहास है। हम क्यों करी खाते रहे, हम पचकुटे की सब्जियां क्यों खाते रहे, उन सबके पीछे गजब का नॉलेज सिस्टम है। उस नॉलेज सिस्टम को कभी हमने बाहर लाया नहीं है, और इस वजह से आज दुनिया के देशों में जो पेटेंट हो रहे हैं उसमें हम पिछड़ रहे हैं। हमारे खुद के पास इतना गजब का नॉलेज सिस्टम है। हम व्रत रखते हैं, आप जानते हैं, व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, इन सब के पीछे एक साइंस है, एक इसके पीछे एक विज्ञान है। ये सब चीजें बाहर लाई जानी चाहिए। तो एक सुझाव लाया गया था, एक संशोधन लाया गया था कि राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति मनोनीत होने चाहिए जिनको भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारत के इतिहास की जानकारी हो। आप मुझे बताओ चेतन भाई, आप मुझे बताइए, क्या यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था? क्या भरतपुर से हैं, भरतपुर वालों का आजकल सम्मान थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, चेतन भाई कह रहे बिल्कुल यह संशोधन स्वीकार करना चाहिए था। चलिए देखिए, नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद है, इसमें जो आपने विज्ञान शब्द लिखा है, विज्ञान के बाद में दर्शन, धर्म और कानून शब्द जोड़ दिए जाए। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्यों ना आप संशोधन 17 को भी इसी समय पेश कर दें जो आपके नाम से ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी पेश कर देता हूं। वो कह रहा है साहित्य इत्यादि शब्द जो प्रारंभ होने वाले हैं, उसके बाद में आप एक शब्द जोड़ दो, पत्रकारिता, वाणिज्य, उद्योग धंधा और कानून। उन्होंने कहा इस तरह के फील्ड के एक्सपर्ट व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें हुई है। तो वो कह रहे हैं नजरुद्दीन जी साहब अपने संशोधन के अंतर्गत कि ऐसे ऐसे विषय के अगर विशेषज्ञ भी राज्यसभा में मनोनीत होकर आएंगे तो नीतियों के निर्माण में बड़ी जबरदस्त जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो तर्क क्या दे रहे हैं, वो कह रहे कानून के लोग भी राज्यसभा में आने चाहिए मनोनीत होकर। और वो तर्क क्या दे रहे, तर्क क्या दे रहे, वो तर्क दे रहे हैं कि जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, जैसे बी एन राव साहब, जैसे संविधान सभा के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून के जानकार हैं, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत होकर आने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके तर्क को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कानून शब्द मैं क्यों जुड़वाना चाहता हूं, मैं कहूंगा श्रीमान की कानून विशेषज्ञों को भी राज्यसभा में जरूर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऊपर वाले सदन में तो खास तौर पर कानून विशेषज्ञों की खासी संख्या रहनी चाहिए, क्योंकि उस सदन में तो उन सभी प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाएगा जो नीचे वाले सदन से पारित होंगे। वहां कानून विशेषज्ञ अवश्य ही रहना चाहिए। सर तेज बहादुर सप्रू, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कानून विशारद। तो कृष्णा स्वामी भारती जी कह रहे अरे सर बी एन राव भी, तो नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे अवश्य सर बी एन राव भी। मैं इस सुझाव के लिए माननीय मित्र का आभारी हूं। ये बहुत ही उपयोगी नाम है और राष्ट्रपति द्वारा जब सदस्यों को मनोनीत करने की बात आई कि तो इन धर्मधुरों को मनोनीत किया जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे। और आगे वो क्या कह रहे, हो सकता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर लोकसभा चुनाव हार जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानून विशेषज्ञों को तो राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं हो सकता है कि किसी भावी चुनाव में खुद डॉक्टर अंबेडकर को हम ना चुन पाए, ऐसी हालात में यह उपाय रहना ही चाहिए कि राष्ट्रपति को मनोनीत करने का जो अधिकार है उस व्यवस्था द्वारा हम डॉक्टर अंबेडकर को संसद में ला सके। हाँ, इसके अतिरिक्त सर एम आर जयकर साहब भी है, ये लोग कानून के धुरंधर विद्वान है, उनको लिया जाना बड़ा ही लाभप्रद होगा। एम आर जयकर साहब का नाम तो जानते हैं ना आप लोग, संविधान सभा के प्रथम सत्र के अंतर्गत एम आर जयकर साहब का नाम काफी चर्चा में रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब
उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो जयकर साहब ने उस उद्देश्य प्रस्ताव का उस समय पारित करने का विरोध किया था। उसके पीछे कारण थे। एम.आर. जयकर साहब वही एम.आर. जयकर साहब है जो देश के जो सुप्रीम कोर्ट था उस समय का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो फेडरल कोर्ट था, उसमें चीफ जस्टिस रह चुके हैं एम.आर. जयकर साहब। वो एम.आर. जयकर साहब जैसे लोगों को संसद में लाने का ये एक जरिया हो सकता है कि अगर आप लिख दो कि राज्यसभा में कानून के क्षेत्र के, विधि के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा नजरुद्दीन जी साहब कह रहे हैं। दम है, दम है। हाँ, तुरंत पारित करने का विरोध किया, चेतन भाई सही कह रहे हैं, उनका तुरंत पारित मत करो उद्देश्य प्रस्ताव। तो गजब गजब के संशोधन है भाई, देख सकते हैं आप। उपाध्यक्ष महोदय अब कह रहे हैं कि अब और भी बहुत सारे संशोधन है, आर के सिद्धवा जी पेश नहीं कर रहे हैं, बी दास जिनके नाम से संशोधन है उसको वो पेश नहीं कर रहे, वो उपस्थित नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक बात कहता हूं, यूट्यूब और जूम वालों दोनों को एक भाई मेरे कह रहे हैं महादेव भाई कि उदाहरण भी डॉक्टर अंबेडकर का दे रहे हैं, बिल्कुल क्या करें, संविधान सभा में उनका रुतबा ही ऐसा ही था। खैर, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैंने एक्चुअली में भी ये बोला कि उपाध्यक्ष महोदय ने संविधान सभा के एक मेंबर थे उड़ीसा के बी दास, उनका नाम पुकारा कि आप अपना संशोधन रखो, वे उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनका संशोधन नहीं रखा गया। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर संविधान सभा में कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता और उनका संशोधन की बारी आ जाती, तो क्या उन्हें संशोधन रखने की परमिशन थी? क्योंकि वो तो थे नहीं, तो उनकी ओर से कोई रख सकता था क्या? नरपत भाई कह रहे हां रख सकता था। अच्छा, आशा बहन कह रही है रख सकते थे, विराट भाई कह रहे कोई और रख सकता था, ऐसा भाटी जी भी कह रहे हैं, प्राची भी कह रही है, रक्षा जी क्या कह रही है, अच्छा रख सकता था। देखिए, ऐसा बहुत 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 कम हुआ कि जब कोई व्यक्ति अनुपस्थित है और अनुपस्थित होने के बावजूद भी उसका संशोधन रख दिया जाए, ऐसा बहुत कम हुआ। एक बार क्या हुआ, नजरुद्दीन जी साहब, मैंने शायद आपको कहा भी था, नजरुद्दीन जी साहब ने बेग साहब, M.A. बेग साहब जिसके नाम से संशोधन था, बेग साहब का नाम पुकारा गया तो बेग साहब उपस्थित नहीं थे, तो नजरुद्दीन जी साहब ने कहा कि क्या मैं उनकी ओर से संशोधन रख दूं? तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा हां रख दो। तो उपाध्यक्ष महोदय ने नजरुद्दीन जी साहब को कह दिया रख दो। नजरुद्दीन जी साहब ने अपना संशोधन रख दिया और कहा कि आज मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने कहा आज संविधान सभा में मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मेरा संशोधन पहला संशोधन है जो स्वीकार होने जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं उसमें भी ये मेरा संशोधन जो है मेरा सौतेला पुत्र है, क्योंकि ये संशोधन मेरा नहीं है, किसी और का है, मैं तो खाली रखने का काम कर रहा हूं। याद आया कुछ? याद आया आपको? ऐसा बहुत कम हुआ कि जो उपस्थित नहीं थे फिर भी उनका संशोधन रखा गया, जैसे नजरुद्दीन जी साहब के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। संविधान सभा की ये जो बारीकियां है, एक बात बताऊं मैं आपको, यूट्यूब वाले सुनिए, जूम वाले भी सुनिए, मेरे तो अब इच्छा होने लग गई है कि संविधान सभा की इस तरह की बारीकियों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे गांव में आप समझते हैं, भरतपुर वाले साथी वीरेंद्र भाई आप समझते हैं, जागरण समझते हैं? जागरण, जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर मारवाड़ में, बाबा रामदेव जी का जमा होता है। जमा में समझते हैं आप लोग? जमा में नहीं समझते होंगे, जमा होता है जिसको हम जागरण ही कहते हैं। चलो आप ये सब चीजें नहीं समझते तो आप शायद सुंदरकांड के बारे में समझते होंगे। सुंदरकांड, हाँ, रात्रि जागृता जिसे हम लोग कहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे संविधान पर जागरण करना चाहिए, कथा वाचन संविधान पर कार्यक्रम करना चाहिए, भोजन का आयोजन करना चाहिए, गांव के लोगों को भी बुलाना चाहिए और भारत के संविधान का पाठ करना चाहिए, जैसे सुंदरकांड के होते हैं पाठ, जैसे जैसे जागरण होते हैं, बाबा रामदेव जी का जैसे जमा लगता है, उसी तरह का जमा हमको भी आयोजित करना चाहिए। पूरा भारत का संविधान किन परिस्थितियों में बना, कौन सा अनुच्छेद किस तरह से क्या करता है, क्या कहता है, उसके ऊपर हमको भी ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी एक पहली बार होगा। मालूम पड़ा कहां जा रहे हो भाई? कि आज भारत के संविधान पे जमा रखा गया है, वहां जा रहा हूं मैं, वहां जागरण रखा गया संविधान के ऊपर, वहां जा रहा हूं मैं। तो ये बड़ा गजब का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। संविधान का जागरण होना चाहिए, जैसा विराट भाई कहते हैं। हाँ, महादेव जी रात में होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। और एक्चुअली में क्या है, ये जो गांव के जो लोग हैं, या ऐसे लोग जो गांव और ढाणियों में रहते हैं, या ऐसे लोग जिनमें संवैधानिक जागरूकता का विकास नहीं हुआ, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो संविधान के बारे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
पर ऐसे लोग जो गांव और जो ढाणी में बैठे उनको उन्हीं की भाषा में संविधान समझाया जाना चाहिए, उनको उन्हीं की भाषा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझाई जानी चाहिए। तो कैसे बताओगे? मालूम पड़ा कि एक हारमोनियम लेकर बैठे हैं, एक जना ढोलक लेकर बैठा है, एक जना बजाने के लिए बैठा है और हम संविधान का पाठ कर रहे हैं। बड़ा शानदार ढंग से हो जाएगा ऐसा। हाँ, भजन गायक की तरह हो जाएंगे, संविधान गायक। कथा के रूप में संविधान बताया जाएगा, उस समय ये हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आए थे और ये प्रस्ताव रखा गया था, और बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ, महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं कि जैसे सुंदर कांड होता है वैसे संविधान कांड हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, एक प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि जो गांव के जो लोग हैं या जो स्कूलों में जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए उनको उन्हीं की भाषा में बताया जाना चाहिए। और आप लोग जो यूट्यूब और जूम पर संविधान सभा की इन बहस को जो सुन रहे हैं, वो लोग मेरे साथ भजन मंडली में आएंगे। आप लोग कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और मैं भी थोड़ा से बात कर लूंगा। हाँ, मैं जिंजा बजाऊंगा, दिनेश भाई कह रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है, बड़ा गजब का बात है। और इससे संविधान बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो बढ़ सकती है, जागरण हो, बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, खैर फिलहाल हम यहां पर आते हैं। आगे कभी और जब और उम्र हो जाएगी, अभी तो वैसे खूब उम्र हो गई है, पर और जब उम्र हो जाएगी, थोड़ी सेवानिवृत्ति की और जब बढ़ जाएंगे, तब इस प्रकार के जागरण करने का कार्यक्रम किया जा सकता है। हाँ, भंडारा भी होगा। मेरे भाई यूट्यूब वाले कह रहे हैं सर भंडारा भी होगा क्या? हाँ, भंडारा वो आप ही तो करोगे भंडारा, मैं तो खाली संविधान का पाठ करने के लिए आऊंगा, भंडारा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से संशोधन रखे जा रहे हैं। अब आगे आ रहा फिर एक संशोधन प्रोफेसर केटी शाह का। प्रोफेसर केटी शाह क्या रख रहे हैं संशोधन? वो कह रहे हैं राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे और प्रत्येक संविधायी राज्य से वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर 5 सदस्य चुनेगा। हेलो, प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं राज्यसभा के सारे मेंबर्स मनोनीत होकर नहीं आएंगे, सारे मेंबर निर्वाचित होकर आएंगे और प्रत्येक राज्य से वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर 5 मेंबर चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव लेकर आए प्रोफेसर केटी शाह के प्रस्ताव बड़े गजब के और बड़े अलग टाइप के प्रस्ताव है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब के नाम से एक संशोधन है। वो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 67 के खंड 3 के उपखंड क में जहां भी दूसरी बार शब्द आया वो हटा दिया जाए। मैं संशोधन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों का जहां तक संबंध है उनमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के बीच में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। मनोनीत सदस्यों को भी सदन में लिए जाने पर वही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो जो उस सदन के सदस्यों को निर्वाचित होने पर प्राप्त होती है। ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब का संशोधन है। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब एक और संशोधन लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली शब्दों की जगह लोअर हाउस शब्द रख दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी करते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सीट्स हैं, तो इन 10 लोगों का चुनाव राजस्थान विधानसभा के जो 200 सदस्य वो लोग करेंगे। तो ये जो संशोधन लाया गया मोहम्मद ताहिर साहब के द्वारा, वो कह रहा है कि ये जो आपने शब्द लिख रखा है, क्या शब्द लिखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जगह पर आप विधानसभा की जगह आप निम्न सदन यानी लोअर हाउस जैसी शब्दावली लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में महबूब अली बेग साहब आ रहे हैं। वो संशोधन रख रहे हैं कि लोअर हाउस शब्द की जगह दोनों सदन रख दीजिए, यानी जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होगी इन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, ऐसी भाषा आप लिख दीजिए। तो अलग अलग संशोधन है, अलग अलग टाइप के लोगों के द्वारा रखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब संशोधन रखते हैं नेक्स्ट महबूब अली बेग साहब बहादुर। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे नाम से जो संशोधन है वो इस प्रकार से है, उपखंड क तथा ख के अधीन होने वाले चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, ऐसा वो रखना चाह रहे हैं। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर आपत्ति है।
श्री बेग से पहले तो इसी आशय का मेरा संशोधन है, मुझे पेश करने की परमिशन नहीं दी और आपने बेग साहब को कैसे परमिशन दे दी। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या करें, बात यह है कि तीनों संशोधन एक जैसे हैं और मुझे बेग साहब का संशोधन थोड़ा व्यापक दिखाई दिया, इसलिए मैंने उनको रखने की परमिशन दे दी। आगे बेग साहब क्या कह रहे हैं, मुझे खुशी है कि यह निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में कुछ सदस्यों और खासकर माननीय त्यागी जी की वही राय है जो मेरी है, तो वो एक अच्छी बात है। मुझे इसकी खुशी भी है कि अब से संविधान के इस हिस्से पर पहुंचकर त्यागी जी ने अपनी राय बदल दी, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो महावीर त्यागी जी वापस बोल रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रश्न था और यहां पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रश्न है, इसलिए मैंने अपनी राय बदली है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? महावीर त्यागी जी। तो इस प्रकार से ये चर्चा चल रही है। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले फीडबैक लिंक जरूर शेयर कर देना चाहिए, नहीं तो कई सारे हमारे मित्रों को थोड़ी थोड़ी समस्या होने लग जाती है। तो फीडबैक लिंक शेयर कीजिएगा। महेंद्र भाई कह रहे हैं कि जागरण में पहले आरती होगी भारत के संविधान की प्रस्तावना की, हाँ, और लास्ट में भी तो आरती होगी मूल कर्तव्यों की। ऐसे तो करते हैं हम। संविधान आपके द्वार जो कार्यक्रम चला रहे हैं, हर शनिवार को हम किसी कॉलेज और विद्यालय में जाकर भारत के संविधान पर चर्चा करने का जो अभियान चला रहे हैं, उसमें पहले हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करते हैं और अंत में हम लोग मूल कर्तव्यों का पाठ करते हैं। तो जिस तरह से हमारे जब जागरण होते हैं उस समय पहले आरती होती है, फिर लास्ट में भी आरती होती है, तो हम इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल ये सोच लिया है, समझ लिया है, पर वक्त आने दीजिए, ऐसा करेंगे। पहले एक हारमोनियम बजाना सीख ले, फिर आप लोग ढोलक बजाना सीख ले, कुछ लोग वो बजाना सीख ले, तो फिर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चर्चा चल रही है। महावीर त्यागी जी अब अपनी बात को रख रहे हैं, काफी डिटेल में महावीर त्यागी जी अपनी बात को रखेंगे और फिर महावीर त्यागी जब डिटेल में रखेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय फिर कहेंगे कि महावीर त्यागी जी को रोकेंगे कि भाई आप इसके आम बहस जब होगी इसके बाद में आप अपने विचार व्यक्त कर देना। इसके बाद में एक बार फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब आएंगे, वो भी एक शाब्दिक संशोधन है, थोड़ा सा फेरबदल वाला संशोधन है, उसको रख रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। और एक्चुअली में वो संशोधन सब क, ख, ग और घ के जो राज्य है उनके संदर्भ में है। आप जानते हैं शुरुआत में इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी। अब सारे संशोधन रख दिए गए। इसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के संदर्भ में चंद शब्द मैं कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र मोहम्मद ताहिर ने एक संशोधन पेश किया जिसमें उन्होंने लोअर हाउस शब्द पर आपत्ति की। वास्तविक बात तो यह है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोअर हाउस ही वस्तुत्व ऊपर वाला सदन होता है, ऐसा रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं, अपनी बातों के अंतर्गत वो रख रहे हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं आर के सिद्धवा जी। आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्यसभा से इस अनुच्छेद का संबंध है, इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक हिस्सा मनोनीत सदस्य की संख्या 15 से घटाकर 12 करने वालों से संबंधित है और दूसरा हिस्सा मनोनीत होने वाले सदस्य कौन से क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे उससे संबंधित है, ऐसा आर के सिद्धवा जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये बात नहीं है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के हालात बदल गए, किंतु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस बदली हालात में राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है अर्थात मनोनयन संबंधी अधिकार से, उसका दुरुपयोग हो सकता है। वो कह रहा है कि मनोनयन आप क्यों करवा रहे हैं? मनोनयन के संदर्भ में राष्ट्रपति को आपने जो पावर दी है, राष्ट्रपति इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसमें हम राष्ट्रपति के कार्यों पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि इस संदर्भ में उसे पूरा अधिकार दे दिया कि वो चाहे अपने विवेक से कार्य करे। कई बार मेरे मित्र लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि राष्ट्रपति जब राज्यसभा में किन्हीं मेंबर्स को मनोनीत करते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या स्वविवेक से कार्य करते हैं या मंत्री परिषद उन्हें एडवाइस देती है? आर के सिद्धवा जी यहाँ पर उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने इस पावर का दुरुपयोग कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करते हुए मन चाहे लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है। राज्यसभा में मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार की अगर चर्चा नहीं हुई होती तो ऐसी स्थिति में ये सब बातें उभर कर सामने नहीं आती। ये सारी चर्चा संविधान सभा में हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर केटी शाह ने कहा कि एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिए। वो कह रहे हैं सिद्धवा जी कि मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनके विचारों से मेरा पूरा मेल तो नहीं खाता। मसलन उन्होंने कई विषय के विशेषज्ञों को रखने की बात कही है। ठीक, कृषि के लिए भी बात 25 आदमी रखने के लिए बात कही है, वो ठीक है, लेकिन मैं इनके सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस प्रकार की एक एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए, ऐसा सिद्धवा जी अपनी बात को रखते हैं।
फिर वो कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा में मनोनयन का जो सिस्टम है उसका मैं पूरी तरह से मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मनोनयन की व्यवस्था को अगर आप रखना ही चाहते हैं तो इस रूप में मत रखिए जैसा आप रख रहे हैं, बल्कि उसका रूप चेंज कर दीजिए, ऐसा सिद्धवा साहब कह रहे हैं। इसके बाद में महावीर त्यागी जी का नाम पुकारा जाता है। महावीर त्यागी जी अपनी बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्रीमान मेरा संशोधन यह था कि अनुच्छेद 67 के उपखंड 3 के उपखंड क के अंत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा शब्द जोड़े जाएं, और इसी आशय का मैंने संशोधन रखा था, ऐसा महावीर त्यागी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। उनका उद्बोधन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे कि भाई आपका समय समाप्त हो गया है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों को बोलना है। तो महावीर त्यागी जी कहेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य है, वास्तविक लोकतंत्र है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने तथा अपनी शक्ति और अपने सभी सामग्री को जनमत की इच्छा के अनुसार समर्पण करने का अधिकार है। इस प्रकार से महावीर त्यागी जी का उद्बोधन चलेगा। महावीर त्यागी जी के उद्बोधन के बाद में मोहम्मद इस्माइल साहब अपना उद्बोधन लेकर आ रहे हैं, और वो 1 या 2 मिनट ही बोलेंगे। वो कहेंगे कि साहब जो विभिन्न श्रेणियों का जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो होगा, इसमें व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योग धंधों को आपने क्यों नहीं रखा। और मसौदा समिति ने इसका कारण बताया कि चूंकि अब वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा तो इन श्रेणियों के लोग आम चुनाव के जरिए भी आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आपने राज्यसभा में मनोनयन का जो सिस्टम रखा उसमें बिजनेस से रिलेटेड लोग भी राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा आपने क्यों नहीं रखा। आपने ये तर्क दिया लोकसभा के संदर्भ में कि ऐसे लोग तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा में चुनकर आ जाएंगे, तो वो कह रहे हैं इस आधार पर तो बाकी वाले लोग भी लोकसभा में चुनकर आ सकते हैं, तो फिर आपने व्यवसाय जैसी बात को यहां पर क्यों नहीं जोड़ा, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। तो अलग अलग तर्क है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर का नाम पुकारते हैं, भाई डॉक्टर अंबेडकर अब आप आइए और लास्ट में अपनी बात को कहिए। इसी बीच में हृदयनाथ कुंजरू जी खड़े हो जाते हैं, तो उपाध्यक्ष कहते हैं आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जवाब देने के लिए खड़े हो, इससे पहले मैं अपनी बात को रख दूं। तो इसी बीच एल कृष्णा स्वामी भारती जी कहते हैं कि भाई अब केवल 2 ही वक्ता बचे हैं, तो इसलिए उनको रखने की परमिशन दी जा सकती है। तो फिर हृदयनाथ कुंजरू जी अनुपातिक निर्वाचन पद्धति जो राज्यसभा के संदर्भ में अपनाई जाने वाली है उसके बारे में वो बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि अनुपातिक पद्धति बड़ी अच्छी है और अनुपातिक पद्धति से समाज के अन्य वर्ग जो है उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर अनुपातिक पद्धति से संविधान सभा में अगर चुनाव नहीं करवाए जाते तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग संविधान सभा में चुनकर ही नहीं आ पाते। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि संविधान सभा में ऐसे बहुत सारे लोग चुने गए जो बेसिकली कांग्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के खाते से संविधान सभा में चुनकर आए। वो कह रहे हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होने के कारण ही बहुत सारे मेंबर्स जो कांग्रेस के से संबंध नहीं रखते हैं वो भी चुनकर आए। अगर ये पद्धति बढ़ती नहीं होती तो कई सारे गैर कांग्रेसी सदस्य संविधान सभा में चुनकर नहीं आते। इसके बाद में हसरत मोहानी जी बोल रहे बहुत अच्छी बात कही, ऐसा वो कहते हैं। आप जानते हैं कि संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस की टिकट पर संविधान सभा के सदस्य बनकर आए थे। इसके बाद में फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम पुकारा जाता है कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो अपनी बात को रखें। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कुछ संशोधन जो है वो रखना चाह रहे हैं, और फिर एक संशोधन के बारे में वो कह रहे हैं कि 3 ऐसे संशोधन हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। एक संशोधन तो श्री कुनी रमन के नाम से है, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे अरे उस संशोधन को तो रखा ही नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, जब उन्होंने नहीं रखा तो फिर इसको मैं छोड़ देता हूं। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी बात को यहाँ कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने सदस्य संख्या 250 तय की, किस प्रकार से हमने 12 सदस्य संख्या तय की, ये सारी बातें कह रहे हैं। इसी बीच में हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं क्या माननीय मित्र से मैं ये पूछ सकता हूं कि रियासतों को उनकी आबादी के अनुसार किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका भी जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं कि अवश्य हर एक को उसकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा राज्यसभा में।
ऐसा वो बता रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि परामर्शदात्री समिति क्यों नहीं बनाई जा सकती। वो कह रहे हैं कि इस विषय पर परामर्शदात्री समिति बनाने वाला जो प्रावधान है वो संविधान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका गठन संसद अगर चाहेगी तो कानून बनाकर कर देगी, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं सभा को मैं बता दूं कि ऐसा तय हो रहा है कि आगे चलकर मैं एक ऐसा संशोधन पेश करूंगा जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 व्यक्तियों को तो राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए मनोनीत कर सके और मनोनीत व्यक्ति उस विषय के विशेषज्ञ हो जिसके संदर्भ में सरकार ने कोई बिल उपस्थित किया हो। अगर कोई व्यवसाय संबंधी मसले के बारे में कोई बिल है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी पूरी जानकारी हो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा। और गजब का प्रावधान है भाई। डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है कि निकट भविष्य में मैं एक ऐसा संशोधन लाना चाह रहा हूं जिसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, 3 लोगों को मनोनीत करेंगे राज्यसभा में और लोकसभा में, जिससे संबंधित बिल सदन में रखा जा रहा है उससे संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा। आप समझ रहे हैं? समझ लो बिल कृषि के संदर्भ में लाया जा रहा है तो कृषि मामलों का जानकार व्यक्ति सदन में मनोनीत कर दिया जाएगा। ऐसा मैं संशोधन लाना चाह रहा हूं, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर के उद्बोधन के बाद में एक एक पर वोटिंग होती है। अनुच्छेद 67 का खंड 2 हटा दिया जाए, नामंजूर। 67 का खंड 4 हटा दिया जाए, नामंजूर। फिर 2 की जगह 1 शब्द रखा जाए, संशोधन नामंजूर। खंड 1 हटा दिया जाए, संशोधन नामंजूर। 12 सदस्य की जगह 6% सदस्य संख्या रखी जाए, संशोधन नामंजूर। इस प्रकार से बहुत सारे संशोधन क्या हो गए, नामंजूर हो गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से जो संशोधन था वो स्वीकार हो जाएगा। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। इस तरह से वोटिंग हो रही है। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा, 17 लाख के बाद में 20 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। यह संशोधन भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार से संशोधन जो अस्वीकार हो रहे हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। राज्यों के प्रतिनिधियों का बंटवारा अनुसूची 3 के खंड में दिए गए बंधन के अनुसार होगा। इस संशोधन को जरूर स्वीकार किया गया, ये भी मालूम होना चाहिए। संसद विधि द्वारा एक परामर्शदात्री समिति का गठन करेगी जिसमें फला फला फील्ड के लोग होंगे। इस संशोधन को भी संविधान सभा अस्वीकार कर देगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और राज्यसभा में जो मनोनीत होने वाले सदस्य वो विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव जैसे शब्द जो है उसको हटाकर वास्तविक ज्ञान और उनके प्रति सक्रिय निष्ठा जैसे शब्द लिख दिए जाए। भारतीय दर्शन और संस्कृति और इतिहास की जानकारी वाले लोग राज्यसभा में मनोनीत किया जाए, ये जोड़ दिया जाए तो ये संशोधन भी अस्वीकार कर दिया गया, ये भी मालूम होना चाहिए। विज्ञान शब्द के बाद में दर्शन, धर्म और कानून शब्द जोड़ दिया जाए, वो संशोधन भी नामंजूर हो गया। साहित्य शब्द के बाद में पत्रकारिता, वाणिज्य, उद्योग धंधा और कानून के विशेषज्ञ व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किए जाए, ये संशोधन भी अस्वीकार हो गया, ये संशोधन भी अस्वीकार हो जाएगा। और फिर डॉक्टर अंबेडकर का जो संशोधन है कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ लोग राज्यसभा में मनोनीत किए जाए, वो संशोधन स्वीकार हो जाएगा। आप ऐसा देख सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। प्रत्येक राज्य में 5 सदस्य लिए जाएंगे, ये संशोधन भी अस्वीकार हो गया, आप देख सकते हैं। फिर एक कोई इलेक्शन वाला इलेक्टेड शब्द था, वो भी नामंजूर हो गया, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी संशोधन अस्वीकार हो गया। लोअर हाउस रख दीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह पर, यह संशोधन भी अस्वीकार हो गया। फिर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, यह संशोधन भी अस्वीकार हो गया। फिर उपखंड क और ख के अधीन होने वाले चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा स्वीकार होगा, इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाएगा। आप जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इसी पद्धति से होता है, संशोधन स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाएगा, यह शब्द वाली भी अस्वीकार कर दी गई, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में कोई एक शाब्दिक परिवर्तन था। फिर इसके बाद में खंड 3 और खंड ग को हटाने की बात थी, यह भी अस्वीकृत हो गया, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं तो कुल मिलाकर 5 संशोधन ऐसे हैं जो स्वीकार किए गए और बाकी वाले संशोधन स्वीकार नहीं किए गए। अब मैं इस स्थिति में हूं कि सभा को यह सूचना दे दूं कि इस महीने की 8वीं तारीख को निश्चित रूप से यह अधिवेशन स्थगित हो जाएगा, किंतु 8 तारीख यानी शनिवार जो है उस दिन बैठक होगी।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी साहब ने पहले ही संकेत कर दिया था कि 8 जनवरी तक संविधान सभा का यह अधिवेशन चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा बाद में करूंगा। आज उन्होंने इस बात की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि 8 जनवरी तक संविधान सभा का यह सत्र चलने वाला है। फिर वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से 8 तारीख को याद रखिएगा, शनिवार है, लेकिन उस दिन भी आपको आना है क्योंकि शनिवार को भी संविधान सभा की बैठक होगी, ऐसा एच.सी. मुखर्जी साहब संविधान सभा में घोषणा करते हैं। और उसके बाद में ये कहते हैं इसके उपरांत अब सभा कल प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद मंगलवार 4 जनवरी 1949 को सभा प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित हो गई। संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। खासकर मेरे यूट्यूब के साथी सुने जरा, क्योंकि आपके ऊपर ही शेयर की सारी जिम्मेदारी है। संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ है, 8 जनवरी 1949 तक चलेगा। 2 महीने से अधिक अवधि तक चलेगा। बीच में कुछ अवकाश आएंगे, तो कुल मिलाकर 36 बैठकें इस दौरान होने वाली है। हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अब तक 36 में से 31 बैठकें हमने एज इट इज कर ली है, एज इट इज कर ली है। अब रहा है 4, 5, 6, 7 और 8, 5 दिन और रहा है। 5 दिन अगर चर्चा कर ली हमने तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 36 दिन तक आप लोगों से बातचीत करना बहुत मुश्किल कार्य है। क्योंकि मुझे मालूम है इस दौरान दिवाली आई, इस दौरान हमारे यहाँ स्टेट के इलेक्शन हुए, इस दौरान ये नया वर्ष वाला झमेला भी हुआ, इस दौरान एक दिन राजस्थान बंद का भी आयोजन किया गया, इस दौरान सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही है, इस दौरान कई लोग रजाई ओढ़ के भी बैठ कर देख रहे हैं। बहुत सारी मुसीबतें थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने, जूम वालों ने और यूट्यूब वालों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। हमेशा धन्यवाद आप लोगों का ज्ञापित करता हूं। कल 4 जनवरी 1949 को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 4 जनवरी 2023 को हम लोग करने वाले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं कल। विश यू ऑल द बेस्ट।